ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। जय श्री राम। आप सभी का इस एडवांस वास्तु कोर्स में खूब खूब स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बहुत एक्साइटेड होंगे इस एडवांस वास्तु की जर्नी को करने के लिए, 45 देवतास को इन डेप्थ में सीखने के लिए और साथ ही में अपनी डिवाइन वास्तु की प्रैक्टिस को अपलिफ्ट करने के लिए। अपनी इस क्लास को या इस कोर्स को शुरू करने से पहले मैं अपनी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूंगा। मेरा नाम आचार्य विकुल बंसल है। 2011 से मैं वास्तु सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और 2020 से मैं पढ़ा भी रहा हूँ। आज तक अप्रोक्सीमेटली 5000 प्लस स्टूडेंट्स ऑनलाइन एंड 15,000 प्लस स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड कोर्सेज के माध्यम से इतने लोगों तक पहुंच चुका हूं और बहुत सारे लोग और भी अन्य अन्य माध्यमों से सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। सन 2020 में पिनाकल वास्तु की को बनाया था और साथ ही में उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स जैसे कि फ्रेंचाइज, कंसल्टेशन और प्रोडक्ट्स, ये सब चीजों को उसी के अंदर इंटीग्रेट भी किया था। पढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन था वो एक ही था कि जब जब मैं अपनी स्टडीज को और ज्यादा अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था, जब जब मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपने आप को और ज्यादा एक मुकम्मल तौर पर बेहतरीन वास्तु कंसल्टेंट बनाऊं, तब तब ये समझ में आया कि वास्तु की इस फील्ड में बहुत ज्यादा मिथ्स भी हैं और साथ ही में वास्तु की स्टडीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हैं। वो सारी चीजों को कोप अप करने के लिए मन में एक भाव आया कि जिससे हर एक व्यक्ति को एक सशक्त वास्तु कंसल्टेंट बनाया जा सकता है कम से कम अमाउंट में। और अगर कोई व्यक्ति वास्तु कंसल्टेंट नहीं भी बनना चाहता, एटलीस्ट एक व्यक्ति को इतनी नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए कि वो व्यक्ति कम से कम अपने जीवन को और बेहतर जरूर कर सके। आज की डेट में मैं 3 तरह के ऑनलाइन कोर्सेज कराता हूं और 2 तरीके के हमारे ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं जिसमें हम वास्तु न्यूमरोलॉजी का कोर्स, एडवांस वास्तु 45 देवतास, एस्ट्रो वास्तु, इसके अलावा वास्तु सिद्धि कोर्स एंड एक स्टूडेंट समिट हमारा होता है। साथ ही में 3 महीने पहले से हम लोगों ने एक प्रण लिया जिसमें हर महीने अकल्ट के एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाता है और ये कंप्लीटली निशुल्क रहता है, यानी कि फ्री क्लासेस हमारी शुरू हुई हैं पिछले 3 महीने से, जिसमें 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। फ्री रेमेडियल वास्तु क्लास, जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी क्लास, एस्ट्रो वास्तु क्लास एंड ये सारी क्लासेस इन डिटेल होती हैं, इनके कोई अपसेल्स नहीं होते। आप सब लोग जितने भी वास्तु प्रैक्टिशनर्स या कल्ट प्रैक्टिशनर्स को जानते हैं जो अपने जीवन को और अपलिफ्ट करना चाहते हैं, उन्हें भी पिनाकल वास्तु की कम्युनिटी के साथ जरूर जरूर जोड़ सकते हैं। ये तो रही मेरी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। बाकी आप सब लोग मुझे कोर्स के दौरान शायद और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। जितने भी लोग मुझे यहाँ पर जानते हैं वो सिर्फ मेरी इंट्रोडक्शन से ना कभी जान पाए हैं ना कभी जान पाएंगे। पूरे कोर्स के दौरान, ये जितनी भी हमारी 21 दिन की जर्नी रहेगी, इसके दौरान ही आप लोग मुझे और बेहतर तरीके से जान पाएंगे और मेरी ये पूर्ण तौर पर कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों तक एक बेहतरीन ज्ञान बिना मिथ्स के और आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ और बेहतर भी कर सकूं। अपने इस कोर्स को प्रारंभ करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग अपने अपने हाथ जोड़ें और सबसे पहले अपने उस परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद लें। मैं अपने परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद लेता हूं ताकि मैं आप लोगों को ये कोर्स बेहतर तरीके से करा सकूं। इसके बाद मैं अपने पितरों का आशीर्वाद लेता हूं, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता हूं, साथ ही में वास्तु पुरुष का आशीर्वाद लेता हूं और 45 देव शक्तियों को ये नमन करता हूं कि मेरे अंदर इतनी शक्ति दें, मुझे इतनी बुद्धि दें, मुझे इतना विजडम दें ताकि मैं आप लोगों के समक्ष एक बेहतरीन तरीके से वास्तु की एक परिभाषा को रख सकूं। ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि के सृजनकर्ता, सृष्टि के पालनहर्ता और हमारी सृष्टि के विघ्नहर्ता, इन सब को नमन करते हुए मैं इस कोर्स की शुरुआत को करना चाहता हूं और साथ ही में आपके अंदर बैठी एक पवित्र सोल को, एक पवित्र आत्मा को मैं नमन करते हुए ये निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर कुछ दिन के लिए थोड़ा भरोसा करके देखें और मैं अपनी आत्मा को ये कहता हूं कि आपकी आत्मा के साथ जुड़कर आपके अंदर एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए जिससे आप अपने जीवन में एक बेहतरीन इंसान
उसके बाद एक बेहतरीन वास्तु कंसल्टेंट एंड उसके बाद एक कामयाब व्यक्ति भी बन सकें। तो सभी को जय श्री राम, ताकि हम इस कोर्स को प्रारंभ कर सकें। इस कोर्स को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सब लोगों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि आखिर एडवांस वास्तु क्यों। जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज नहीं कराता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी निश एक रहे। हाँ, बहुत सारी चीजें अन्यथा लोगों को जरूर बताता हूं, जैसे कि न्यूमरोलॉजी है, रुद्राक्ष है, जेमस्टोन्स हैं, इन चीजों के बारे में जरूर गाइड करता रहता हूं। लेकिन क्यों ये एडवांस वास्तु? हम लोगों ने प्रोफेशनल वास्तु कोर्स ऑलरेडी कर लिया है। जिन लोगों ने मुझसे किया है बिल्कुल ठीक, जिन लोगों ने नहीं किया है तो भी ठीक। ये प्रोफेशनल वास्तु कोर्स का मतलब क्या है कि मैं ये समझता हूं कि अभी तक आप लोगों को 16 दिशाओं का अध्ययन अच्छे तरीके से होगा। उसके बाद 32 एंट्रेंसेस का अध्ययन अच्छे तरीके से होगा। किसी जगह पर टॉयलेट, बाथरूम, सीढ़ियां, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, घर के अंदर जितनी भी दिखने वाली चीजें हैं, वो सब चीजों का अध्ययन अच्छे तरीके से होगा। इन सब चीजों से हम किसी भी व्यक्ति की परेशानी को एक बेहतरीन तरीके से देख पाते हैं और बेहतरीन तरीके से सॉल्व भी कर पाते हैं। तो क्या आज के बाद, इस एडवांस वास्तु के बाद, हम लोग जो चीजें हम लोगों ने प्रोफेशनल वास्तु के अंदर आज तक पढ़ी उन्हें नकार देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इस एडवांस वास्तु की जरूरत क्या है और हमें हमारे जीवन में ये किस प्रकार से काम देता है? एडवांस वास्तु क्यों, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति बहुत सारी चीजें अपनी खुली आंखों से देखता है, जैसे कि एक मनुष्य को, हम एक मनुष्य को खुली आंखों से किसी और नजरिए से देखते हैं, किसी और तरीके से देखते हैं। लेकिन वास्तव में जब वो मनुष्य किसी भी प्रॉब्लम के अंदर होता है हेल्थ वाइज, तो डॉक्टर उसके अंदरूनी कुछ ना कुछ टेस्ट करता है, चेकअप्स करता है, जिससे डॉक्टर उसके शरीर के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल से झांकने की कोशिश करता है और एक सही तरीके से बीमारी को पकड़कर उसे सही इलाज देने की कोशिश करता है। आज तक हम लोग वास्तु में जिस परिभाषा को पढ़ते आए हैं, वो परिभाषा क्या है कि किसी एक जोन में अगर कहीं पर कोई भी चीज गलत आ जाती है, कोई टॉयलेट आ जाती है, कोई वॉशिंग मशीन आ जाती है, किचन आ जाती है, बेडरूम आ जाता है, कोई भी चीज एंटी एलिमेंट, एंटी कलर, एंटी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज इस तरीके से रखी हुई आ जाती है, तो उसे हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं और उससे एक व्यक्ति की प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी करते हैं। सिमिलरली एक डॉक्टर के पास जब भी आप जाते हैं, अगर तो बाहरी हिस्से में कहीं चोट लगी हो तो डॉक्टर बाहर से उसको देखकर कहीं ना कहीं ट्रीट कर लेता है। लेकिन अगर किसी की को बोन ब्रेक हो तो उसे माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है कहाँ, जिसकी वजह से उसे एक एक्सरे उतारना पड़ता है। किसी व्यक्ति के ब्लड में जो भी इंफेक्शन हो तो उसके लिए कई तरह के टेस्ट को माइक्रोस्कोपिक लेवल तक करना पड़ता है, जिससे उसके अंदर के सारे अंश उस डॉक्टर को नजर आते हैं, उस लैब वाले को नजर आते हैं, जिससे वो आपको एक एक्यूरेट ट्रीटमेंट देने में मदद कर सकता है। नहीं तो तब तक क्या होता है कि चलो बुखार है, कोई बात नहीं, एक डोलो ले लो, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जब कभी हम अपने बॉडी के टेस्ट कराते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये व्यक्ति इस पीड़ा के अंदर है और इसे सशक्त तरीके से, इसी तरीके से ठीक किया जा सकता है। मैं हमेशा से एक चीज कहता हूं कि वास्तुशास्त्र एक ऐसी विद्या है जिससे हम किसी भी व्यक्ति की प्रॉब्लम को तो ठीक कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में हम उस व्यक्ति के जीवन को भी एक बेहतरीन तरीके से अपलिफ्ट कर सकते हैं। अभी तक हम लोग जो प्रोफेशनल वास्तु के अंदर चीजें पढ़ते आते हैं, उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स के और मैक्सिमम क्लाइंट्स के क्वेश्चंस भी यही होते हैं कि सर, हम इस व्यक्ति की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या देखें? तो हम जनरली क्या कहते हैं, आप इस व्यक्ति की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक जोन देखो। अब उस जोन में देखें क्या? हमें उस जोन के अंदर एंटी एलिमेंट देखना होता है, ऑब्जेक्ट देखना होता है, कोई भी गलत तत्व आ जाए वो देखना होता है और हम उसे ट्रीट कर देते हैं। लेकिन अगर उस व्यक्ति की हमें किसी भी तरीके से अपलिफ्टमेंट करनी है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? ये वास्तव में एडवांस वास्तु है। जैसे कि बहुत बार मैं बात करता हूं कि कोई एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे जीवन के अंदर मेरे बिजनेस के अंदर क्लाइंट्स बहुत कम आ रहे हैं। तो नॉर्मली आप सब लोगों को इतना इल्म जरूर होगा कि उसके लिए हम नॉर्थ डायरेक्शन देखते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में हम चेक कर लेते हैं टॉयलेट है या नहीं, वॉशिंग मशीन है नहीं, लाल पीला रंग तो नहीं आ गया।
और साथ ही में हम जो भी कोई वहां पर प्रॉब्लम होती है उसे ट्रीट करने के बाद ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, एक मनी प्लांट रख देते हैं, ग्रीन कलर का प्लांट रख देते हैं, ग्रीन लैंडस्केप सीनरी को प्लेस कर देते हैं कि इससे आपके यहाँ पर बेहतरीन क्लाइंट्स और आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये एडवांस वास्तु देवतास का मिक्सचर है। एडवांस वास्तु के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे सबसे पहले बुधर देवता से आप ये कोशिश करते हैं कि आप क्लाइंट्स को किस तरीके से ला सकें। बल्लाट देवता आपको ये बताते हैं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्लाइंट को किस तरीके से अपने पास बुला सकते हो। और सोमा देवता आपको ये बताते हैं कि क्लाइंट को कितना पैसा खर्च करना है, आपको पैसे की समझ देता है, जिससे आपके पास क्लाइंट की कन्वर्जन बढ़ती भी है। अभी तक हम लोगों ने बेसिक वास्तु में ये जरूर पढ़ा है कि नॉर्थ इज फॉर अपॉर्चुनिटीज, यस नॉर्थ इज फॉर अपॉर्चुनिटीज, लेकिन उसके अंदर के जो देवता फील्ड्स हैं उनको माइक्रोस्कोपिक लेवल तक पढ़कर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उनको एक्टिवेट करके किसी व्यक्ति के जीवन में कैसे और बड़े क्लाइंट लाए जा सकें, इसके लिए है एडवांस वास्तु। आज भी अगर मैं अपने इस प्रेमाइसिस की बात करूं तो इस प्रेमाइसिस के अंदर कोशिश की हुई है कि सारा का सारा वास्तु सही हो। ऑब्वियसली एक वास्तु कंसल्टेंट का ऑफिस है तो वास्तु सही रखना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म भी है। लेकिन जब कभी कोई भी कोर्स आता है, आप सोचेंगे कि सर पहली क्लास में पहले ही आधे घंटे में कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के समक्ष थोड़ा सा नेचुरल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब भी कोई कोर्स आता है, एक्चुअल में सारा का सारा सिस्टम यानी कि सारी की सारी टर्नओवर तो उसी समय पर आएगी। आज हमारा ये कोर्स शुरू हुआ है, इसके बाद हमारा अगला कोर्स जाकर मई में है। उसके लिए हमारे सारे सिस्टम को चलाना, सारे स्टाफ को चलाना, ऑफिस का सारा सिस्टम देखना, सारा का सारा सिस्टम चलेगा कैसे, स्टूडेंट्स ही तो चलेगा। तो क्या स्टूडेंट्स मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्या उनको बढ़ाना नहीं है? अब यहाँ पर वास्तु तो सारा सही है, लेकिन कोर्स से पहले एक स्थान पर ऐसा क्या किया जा सके कि यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट्स हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स की कन्वर्जन हो। उसके लिए स्थान तो नॉर्थ ही है, लेकिन नॉर्थ में भल्लाट और सोमा देवता को हम कुछ कुछ तरीके से एक्टिवेट करते हैं कोर्स से 5 से 10 दिन पहले, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग जो चाहते हैं इन चीजों को करना वो हमारे साथ जुड़ सके। ये है एडवांस वास्तु। कोई एक व्यक्ति अगर कहता है कि मुझे पैसे को लेकर बहुत दिक्कत है, नॉर्मली किसी भी व्यक्ति को जब पैसे को लेकर दिक्कत होती है, आप लोग किस जोन को देखते हैं? साउथ ईस्ट जोन को। साउथ ईस्ट जोन को देखते हैं हम। लेकिन व्यक्ति को पैसे को लेकर किस तरह की प्रॉब्लम है, क्या उस व्यक्ति का पैसा कहीं पर अटका हुआ है, क्या उस व्यक्ति का काम नहीं चल रहा जिसकी वजह से उसके पास पैसे को लेकर दिक्कत है, क्या वो व्यक्ति कहीं पर अटक गया है, क्या मूव ऑन नहीं हो रहा, इसके लिए आकाश देवता फील्ड देखते हैं। व्यक्ति के पास फाइनेंशियल क्रंच है, डोंट वरी, आई नो आई एम बिट फास्ट राइट नाउ। एक एक देवता फील्ड डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक दिन में 2-3 से ज्यादा देवता फील्ड कवर भी नहीं हो पाएंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू द जिस्ट फॉर द एक्साइटमेंट दैट व्हाट एक्चुअली एडवांस वास्तु इज। जब आपको ये समझ में आएगा कि एडवांस वास्तु क्या है और ये हमारे जीवन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो इसको पढ़ने में आपको और मजा भी आएगा। तो जैसे मैं बात कर रहा हूं साउथ ईस्ट की, तो साउथ ईस्ट के अंदर अनिल देवता फील्ड हैं जो हमारे कैश फ्लो को बरकरार रखते हैं। कोई भी व्यक्ति के जीवन में फाइनेंशियल क्रंच है तो हम अनिल देवता फील्ड को देखते हैं। कोई व्यक्ति कहता है मुझे काम शुरू करना है, लेकिन मुझे उस काम शुरू करने के लिए मेरे पास पैसा एकत्रित नहीं हो पा रहा, उसके लिए हम साउथ ईस्ट के अंदर ही सवित्र देवता फील्ड को देखते हैं। कोई एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे अंदर स्पार्क नहीं आ पा रहा, मैं अपने जीवन के अंदर कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, जिसकी वजह से मेरे जीवन में सब कुछ अटका सा हुआ है, तो उसके लिए हम सविता देवता फील्ड देखते हैं। एक जोन में 3-3, 4-4, 5-5 देवता फील्ड्स विराजमान हैं, जिसको क्लब करके वास्तव में एक जोन को बनाया गया। जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट किसके लिए हम पढ़ते हैं? हेल्थ एंड इम्यूनिटी के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहां पर भुजंग देवता फील्ड वो देवता फील्ड है जो आज भी इस दुनिया के अंदर जितने भी हमारे खजाने हैं उनको सुरक्षित रखते हैं। यानी कि जितनी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, जितनी भी मेडिसिन हैं जो आज तक भी छुपी हुई हैं अनक्योरेबल डिजीजेस के लिए, उन्हें रक्षा देते हैं भुजंग देवता। आप सब लोगों ने सुना होगा कि आज भी हिमालय की ओर कहीं ना कहीं कोई कोई पहाड़ ऐसे हैं
जहां पर कुछ ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, जहां पर कुछ ऐसी ऐसी मेडिसिन हैं जो आज भी अनडिस्कवर्ड हैं। और उन्हें प्रोटेक्ट कौन करते हैं? नाग देवता, यानी कि भुजंग देवता, जिसको हम ट्रेजर के प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। और अगर हम वहीं पर एक्टिवेट कर देते हैं उन देवता फील्ड को, तो जो व्यक्ति बीमार है, एक व्यक्ति बीमार सही कैसे होता है? जब उसको सही समय पर सही डॉक्टर और सही दवाई मिल जाए। अगर एक व्यक्ति को ऐसा कुछ मिल जाए तो वो व्यक्ति अपने आप ठीक हो ही जाएगा। वास्तु आपकी बीमारियों को ठीक नहीं करता, आपको रास्ता दिखाता है, आपको हेल्दी रहने का सिस्टम बताता है। यस, अगर कोई व्यक्ति मेजरली बीमार है, उसे डॉक्टर को तो देखना पड़ेगा ही, बट ये हेल्प आउट कर देगा कि आप अपने जीवन में सही तरीके से चलें। एक व्यक्ति खूब सारी मेहनत कर रहा है और वो ये कहता है कि मेरी ये मेहनत मुझे फल नहीं दे रही, तो हम कहते हैं पश्चिम दिशा देखो, वेस्ट डायरेक्शन देखो। लेकिन उस मेहनत को फलित करने के लिए पुष्पदंत और वरुण देवता क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे उन्हें एक्टिवेट करना है, ये सब चीजें हम एडवांस वास्तु के अंदर पढ़ेंगे। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं सर इसका ना नाम बदल दो, 45 देवताज, इंडस्ट्रियल वास्तु, बिजनेस वास्तु, ये सारे नेम्स रखो। क्योंकि इस कोर्स के अंदर हम 45 देव शक्तियों का अध्ययन तो करेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति के घर के अंदर उन देव शक्तियों को किस तरीके से देखा जाता है, एक व्यक्ति के जीवन की पहले पीड़ाओं को स्टडी करके 16 जोन्स को देखकर उसके बाद एक सेट ऑफ देवता फील्ड्स को एक्टिवेट करके उस व्यक्ति की पीड़ा को कैसे दूर किया जा सकता है। दूसरा, एक व्यक्ति को उसके जीवन में अपलिफ्ट किस तरीके से किया जा सकता है। तीसरा, एक व्यक्ति को वास्तव में वास्तु के हिसाब से राजा कैसे बनाया जा सकता है। ये सब चीजें हम इसी कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। साथ ही में एक व्यक्ति का बिजनेस है, उस व्यक्ति के बिजनेस को अपलिफ्ट करने के लिए ये 45 की 45 देव शक्तियां हमारे जीवन के अंदर किस प्रकार से, किस स्वरूप में ये हमें एक नजारा देती हैं और हमारे जीवन के अंदर एक इम्पैक्ट डालती हैं। हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रीज के अंदर कैसे इंडस्ट्रियल वास्तु किया जाता है, कैसे किसी इंडस्ट्री के अंदर एक एक देवता फील्ड इंपैक्ट करते हैं, कैसे जोन्स इंपैक्ट करते हैं, कैसे एंट्रेंस इंपैक्ट करती हैं, कैसे पंच तत्व इंपैक्ट करते हैं। ये सारी चीजों को हम इसी कोर्स के अंदर पढ़ेंगे और ये सब चीजों को मिलाकर आखिरकार बनता है एडवांस वास्तु। इसके साथ साथ हम लोग हम लोग अपनी इंट्यूशंस के ऊपर भी वर्किंग करेंगे। अब ये बड़ा ही क्रूशियल टॉपिक है। जितने भी लोग आज ज्वाइन हुए हैं, शायद आप लोगों को भी डाइट चार्ट और मेडिटेशन का लिंक नहीं मिला होगा, लेकिन आज आप लोगों को एक बार फिर से डाइट चार्ट और मेडिटेशन का लिंक दे दिया जाएगा। अब ये डाइट चार्ट या मेडिटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि ये इंट्यूशन को इतनी महत्वता कैसे दे दी गई और ये इंट्यूशन कैसे डेवलप की जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप ये बताइए कि आखिरकार हम अपने जीवन के अंदर इंट्यूशन को डेवलप कैसे करें, कैसे हम इन अनसीन एनर्जीज को देखें और कैसे हम अपने जीवन को और बेहतरीन बनाएं। इसके लिए आप लोगों को ये दो चीजें तो दी गई हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा और विस्तार से आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा, ताकि इस 21 दिन के सफर में आप अपने जीवन के अंदर एक बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकें और एक बेहतरीन वास्तु कंसल्टेंट जरूर बन सकें। इंट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी अकल्ट प्रैक्टिशनर के अंदर होने के लिए, क्योंकि आप जब इतना सारा कुछ पढ़ लेते हैं, किसी एक व्यक्ति की बात को सुनते हैं, उस व्यक्ति की बात को सुनने के बाद आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में मैं इसका काम किस तरीके से करूं, कहां से शुरू करूं और कहां पर खत्म करूं। आप एक व्यक्ति के जीवन में उसकी पीड़ा को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं और एक व्यक्ति के जीवन में कैसे एक बेहतरीन अपलिफ्टमेंट ला सकते हैं, ये चीज को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। और इस चीज के लिए इंट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे आप अपनी इंट्यूशंस को डेवलप कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज, हमें अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों चीजों को डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है। इन तीनों चीजों को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आप लोगों को एक एडवांस मेडिटेशन दी गई है। बहुत ध्यान से समझिए। जो ये एडवांस मेडिटेशन है, मेरे ऑफिस में भी कई कॉल्स आई, मैसेजेस बहुत सारे लोगों ने ग्रुप में किए, सर ये ना थोड़ी सी आवाज खराब है। तो ये आवाज खराब नहीं है, जानबूझकर खराब की गई है।
ये खराब आवाज नहीं है, ये यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज हैं। आप सब लोग जब भी उस म्यूजिक को हेडफोन्स लगाकर सुनेंगे, तो वो कैसे मूव करेगी, वो कुछ इस तरीके से टक 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 करके मूव करेगी। आपको फील होगा कि इस यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक आपके ब्रेन के अंदर वो खूब ज्यादा प्रेशर डाल रही है। जिन लोगों ने आज तक कभी मेडिटेशन करी ही नहीं, उन लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि पहले आप नॉर्मल ओम मेडिटेशन कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन करिए, ताकि आपकी बॉडी थोड़ी आदी हो जाए। नहीं तो उस मेडिटेशन को सीधा करके आपका हो सकता है कि सरदर्द ज्यादा हो। लेकिन एक बार आप एक मेडिटेशन की अलाइनमेंट में आ गए और उसके बाद आपने उस एडवांस मेडिटेशन म्यूजिक को करना शुरू कर दिया। आज तक सिर्फ वो एक म्यूजिक है जो यूट्यूब पर नहीं डाला गया, इतने लोगों को भेज दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट बहुत हो चुका होगा इतना मुझे पता है, लेकिन आज तक वो यूट्यूब पर म्यूजिक नहीं डाला गया है, क्योंकि वो सीधा कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिस करेगा तो वो प्रॉब्लम में आ सकता है। प्रॉब्लम किस तरीके की? अगेन, बहुत ज्यादा सर दर्द, कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति को पहले ही हेडेक की ज्यादा प्रॉब्लम है, जिस व्यक्ति का बीपी बहुत ज्यादा शूट होता है, तो उस व्यक्ति की ऊर्जा को एक बारी के लिए वो बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग ऑलरेडी मेडिटेशन करते हैं तो सीधा वो म्यूजिक सुनना शुरू करिए। 15 मिनट का म्यूजिक है। 15 मिनट आप लोगों को शांति से बैठना है, आराम से लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है, छोड़ना है। जिसके बाद आपका वो म्यूजिक आपके ब्रेन में बजना शुरू होगा। 15 मिनट के बाद जब आप आंखें खोलेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप इस समय पर यूनिवर्स के अंदर ही घूम रहे थे, और यूनिवर्स की एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके साथ अलाइन कर रही हैं। आपके ब्रेन की जितनी भी इंद्रियां हैं, जितनी भी नर्व्स हैं, वो सारी की सारी ओपन अप होती हैं, और साथ ही में आपको वो साथ देती हैं यूनिवर्स से बहुत सारी चीजें परसीव करने की। हम कहते हैं ना, दिमाग बंद है, तो ये सबसे पहला पार्ट है जिससे हमारा ब्रेन डिटॉक्सिफाई होता है। बेटा, लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, ग्रुप के अंदर ऑलरेडी है, लेकिन जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है उन लोगों को क्लास के बाद या कल सुबह एक बार दोबारा सेंड कर दिया जाएगा। सो डोंट वरी एट ऑल, राइट? क्लासेस का एक ध्यान रखना, मैं बड़ी मुस्कुरा के क्लासेस देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं डांटता, ये सब पुराने स्टूडेंट्स जानते हैं। लेकिन प्लीज परेशान मत करना ऐसे ही बीच में लिख लिख कर, क्योंकि फिर अगर गुस्सा आता है तो वो भी आप ही लोगों के लिए आता है। अगेन, बात इतनी सी है कि जब पहला कोर्स एडवांस का हुआ था 2021 में, तब ये एक डायरी थी जहां पर कुछ लिखा हुआ था। देखना मुझे नहीं है, सारी की सारी चीजें ऊपर से ही आती हैं जो आपको डिलीवर होती हैं, और कंटिन्यूस मैनर में, राइट? तो जब मैं बोल रहा हूं तब भी तब कुछ मत लिखो, नहीं तो मुझे चैट ऑफ करनी पड़ेगी, ठीक है? प्लीज। ठीक है। इतनी मुश्किल से कंटिन्यूटी में लेक्चर याद करके आता हूँ, भुला देते यार। ओके, तो हम थे इंट्यूशंस के ऊपर। तो इंट्यूशंस के लिए सबसे पहले हम लोगों ने अपने ब्रेन को डिटॉक्सिफाई किया। दूसरा, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी जितनी हल्की होगी, जितनी लाइट होगी, उतनी आपकी बॉडी के अंदर अपलिफ्टमेंट आएगी, ब्रेन उतना ज्यादा खुलेगा, जिससे आप लोगों को ऑटोमेटिकली इंट्यूशंस आनी शुरू हो जाएंगी, आप इजी होंगे। हाँ, इससे 2-3 और फायदे भी हैं। आपका वेट भी हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, आपके चेहरे के ऊपर ग्लो आ जाए। तो ये 2-3 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं डाइट चार्ट के, जो आप लोगों को दिया जाएगा। डाइट चार्ट के अंदर मुख्य रूप से कई सारी चीजें हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी चीज की एलर्जी है, डोंट टेक इट। इसमें मेजर क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बता देता हूँ। अपनी बॉडी को हल्का रखना है। शाम को कोशिश करना है कि आप 7-8 बजे से पहले पहले या क्लास से पहले पहले अपना खाना खा लें। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। ग्रीन टी अगर पीते हैं तो कम से कम 2 से 3 बार ग्रीन टी जरूर पिए। चाय कॉफी कम से कम पिए, ये ज्यादा अच्छा है। जो भी लोग अल्कोहल लेते हैं, अगर तो ओकेजनली लेते हैं, तो प्लीज इन कम से कम इन 21 दिनों के लिए छोड़ दीजिए। नॉनवेज लेते हैं, इन 21 दिनों के लिए छोड़ दीजिए। जो जो कोई बहुत ज्यादा एक्सेसिव ड्रिंकर्स हो, जिनको जिनको ऐसे लगता है कि हमें चल ही नहीं सकता, वो अपने इन सिस्टम्स को आधा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ताकि उनकी बॉडी उनका साथ दे, और 21 दिन बाद वो देखेंगे कि उनके जीवन में अपने आप से बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिस्ट डाइटिशियन से ये डाइट चार्ट बना हुआ है, जो आप लोगों को दिया जाएगा। इसको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे
तो आप देखोगे कि कैसे ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी भी डिटॉक्स हो गई। तो ये तो 2 पहलू हैं जिससे हम एक व्यक्ति की इंट्यूशन को डेवलप करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि सर, हम इंट्यूशन आखिरकार डेवलप करें तो करें कैसे? तो ये होती है हमारी ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशंस टाइम टू टाइम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं खुद की ही बात करूं तो मैं बहुत बार अपनी क्लासेस में भी बोलता हूं कि मैं जहां कहीं भी जाता हूं वहां पर कंपास खोलकर जरूर देखता हूं कि ये जगह पर किस किस दिशा पर क्या क्या चीजें हैं जिससे ये जगह बहुत ज्यादा चल रही है, या कोई जगह नहीं चल रही तो वहां पर भी ऑब्जर्वेशन जरूर करता हूं कि ये जगह क्यों नहीं चल रही। सबसे पहली चीज होती है ऑब्जर्वेशंस, जो आप नेकेड आइज से करते हैं। नेकेड आइज से आप लोगों को आज की डेट में अगर ऑब्जर्वेशन करनी है तो हर जगह पर जहां पर भी जाएं, जरूर चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करें दिशाओं के माध्यम से। ये 5 सेंसेस में से, 5 इंद्रियों में से एक इंद्री है जो आपकी इंट्यूशन को बेहतर करने में मदद करती है। क्योंकि इंट्यूशन क्या होती है? इंट्यूशन इज नॉलेज प्लस डिवाइन विजडम। किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, वो कभी उसके बारे में इंट्यूटिवली बता सकता है तुम्हारे यहाँ पर ये दिक्कत है? आप बताइए। नहीं बता सकता। आपको जब किसी प्लेनेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो इंट्यूटिवली कैसे बता दोगे तुम्हारा ये प्लेनेट खराब है? आप कभी भी नहीं बता सकते। तो इंट्यूशन के लिए नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इन दिनों में नॉलेज तो लेंगे, लेकिन साथ में आपकी 5 इंद्रियों में से एक इंद्री जो है आपकी देखने की क्षमता, आपको उसको जरूर ऑब्जर्व करना है। दूसरी, सूंघने की क्षमता, स्मेल। कहीं पर भी जाते हैं, अपनी जो स्मेल की क्षमता है उसको और बढ़ाइए और देखिए कि आपको कैसी फीलिंग आती है। आप जब भी किसी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, इतनी अच्छी खुशबू आती है वहां पर। जबकि वहां पर भले ही कोई धूप अगरबत्ती चल रही हो या ना चल रही हो, लेकिन ऑटोमेटिकली हमारी जो नोज की सेंसेस है ये बताती हैं कि यहां पर बड़ी पॉजिटिविटी है। आपने जबकि देखा क्या? आपने देखा कि एक स्थान है जहां पर सब लोग माथा टेकने आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको वहां पर एक खुशबू से अच्छी पॉजिटिविटी पता चलती है? वहीं पर जब आप किसी गंदगी भरे स्थान से निकल रहे होते तो आप कहते हो यार यहाँ कितनी नेगेटिविटी है। ये चीज आप खुद से बिल्डअप कर सकते हो अपने स्मेल की क्षमता को और बढ़ाकर। जहां कहीं भी जाते हो, किसी के घर में जाते हो, किसी प्रेमाइसेस में जाते हो, देखिए कि वहां पर हाउ डू यू फील। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी, सुनने की क्षमता। ये सुनने की क्षमता भी बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि बहुत बार एक ही व्यक्ति के एक ही लाइन को लेकर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। जब आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस को अच्छा कर लिया, तब भी आप किसी व्यक्ति की बात सुनकर किसी भी देवता फील या दिशा का अंदाजा लगाना शुरू कर देंगे। अगर मैं अभी आपसे कहूं, अरे चलो जल्दी करो खाना खा लो, आप में से कई व्यक्ति कहेंगे सर को बड़ी चिंता है यार कि ना टाइम हो गया 7:20, सर बोल रहे हैं खाना खा लो। आप में से कई व्यक्ति कहेंगे कितना बदतमीज आदमी, इसको बात करने की अकल नहीं है, इतने बड़े लोग बैठे हैं और ये व्यक्ति ऐसे बोल रहा है। कोई आप में से तीसरा व्यक्ति कहेगा इस व्यक्ति में हो सकता है ईगो बहुत ज्यादा है, ये व्यक्ति किस तरीके से बात कर रहा है कि चलो खाना खा लो। हर एक बात को सुनने की ऑब्जर्वेशन। आप कोई संगीत सुनते हैं, आप कोई म्यूजिक सुनते हैं, वो भी आपके लिए एक डिवाइन कनेक्शन बनता है जो आपकी इंद्रियों को खोलता है, जो आपके ये चक्षुओं को खोलता है, जिससे आप एक अजीब सी दुनिया में चले जाते हैं। कोई व्यक्ति एकदम से आपको बोल दे चलो हटो यहां से, आप एकदम से ऐसे हो जाते हो कि पता नहीं क्या हो गया। सुना इसने, रिएक्शन यहां और यहां पर आया, ऐसा क्यों? यही है हमारी पंच इंद्रियों का कमाल, जिसे हमें एक्चुअल में और अच्छे तरीके से डेवलप करना है। अगर हमें एक बेहतरीन वास्तुशास्त्री बनना है तो उसके बाद चौथा आ जाता है टच। आपको किसी चीज को फील करके कैसा लगा? कई बार आप किसी पुराने फोर्ट में जाते हैं, उसकी दीवारों को टच करते हैं, वहां पर भी अच्छा लगता है। आप किसी से हाथ मिलाते हैं,
क्या जब भी आप किसी से हाथ मिलाते हैं आपको फील हो जाता है कि व्यक्ति सही है या नहीं? क्या ये इंद्री भी आप डेवलप कर सकते हैं? आप उसके टच से, आप उसके हाथ मिलाने के तरीके से, कोई व्यक्ति बहुत पोलाइटली मिला रहा है, कोई बहुत फर्मली मिला रहा है, क्या आप उससे भी अपने जीवन के अंदर ये एम्बेड कर सकते हैं कि इस ये व्यक्ति अच्छा है, नहीं है, किस प्रकार का ये व्यक्ति है और वास्तव में इसके कौन से ज़ोन में प्रॉब्लम होगी? और इसके बाद जो हमारी आखिरी इंद्रिय आ जाती है, वो कौन-सी है? 5 इंद्रियाँ हैं। स्मेल, स्मेल हमने देख लिया, उसके बाद सी, उसके बाद लिसन, उसके बाद टच और 5वीं इज़ टेस्ट। अब ये टेस्ट को आप कैसे रिफाइन करोगे? इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट को किस तरीके से रिफाइन करते हो। सबसे पहली चीज, जब भी आप किसी एक स्थान पर जाते हो, वहां पर ऑटोमेटिकली आप देखते हो कि आपके सलाइवा से आपको कोई ना कोई टेस्ट जरूर आता है। कई बार आप जाते हैं, आप देखते हैं कि आपका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, आपको मजा ही नहीं आ रहा यहाँ पर खड़े होकर, आपको प्यास बहुत ज्यादा लगने लग गई, आपका गला सूख रहा है, तो उस जगह पर आप देखेंगे कि शायद यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी है। किसी एक जगह पर आप देखेंगे कि आप बात करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मजा बहुत आ रहा है। इस व्यक्ति के घर जाकर आपको खाना खाने में बहुत मजा आता है। इस व्यक्ति के घर जाकर आपको चाय पीने में बहुत मजा आता है। तो क्या वहां ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसा क्या है जो मुझे वहां पर जाकर बहुत मजा आता है? ये 5 इंद्रियां हैं जिसे आपको अपने अंदर डेवलप करना है। इसे मैंने आपको क्या कहा? दीज आर द ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स विच विल हेल्प यू टू बिल्ड इंट्यूशन इन यू। बहुत लोग मुझसे कई सालों से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर इंट्यूशन डेवलप नहीं हो रही, हमसे मेडिटेशन नहीं हो रही। तो आज आपको ये राज बताया कि हर जगह पर कैसे ये पंच इंद्रियों के सहारे से आप सबसे पहले दुनिया को ढंग से ऑब्जर्व करो, आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई करो और फिर देखो कि कैसे आपके जीवन के अंदर आपकी इंट्यूशंस ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। फिर कोई व्यक्ति आपसे बात भी करेगा ना, आपको समझ में आ जाएगी कि इस व्यक्ति के घर में कहाँ कौन-सी प्रॉब्लम है। पता है समझ कैसे आएगी? कार चलानी आती होगी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को। अब हम अगर गियर वाली कार की बात करें तो शुरू-शुरू में क्या होता है, पहले क्लच दबाना, पहला गियर डालना, बहुत ध्यान से हर तरफ देखना, ब्रेक कब दबानी है, रेस कब दबानी है। फिर दूसरा गियर, शुरू-शुरू में जब मैंने कार सीखी थी, अपने पिताजी से, तो उन्होंने क्या समझाया था, ओके पहले 20 पर जाएगी तो दूसरे गियर पर, 40 पर जाएगी तो तीसरे गियर पर। इस तरीके से कैलकुलेटिव माइंड्स में हम कार सीखते हैं। क्या उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रैक्टिस के बाद हम इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट भी करते हैं? अरे हम देखते भी नहीं हैं, फ़ोन पर बात करते रहते हैं, अपने आप गियर चेंज होता रहता है, अपने आप हम अपनी मंज़िल तक पहुँच जाते हैं। ये है आपका सबकॉन्शियस माइंड जो अभी आज मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें सब कुछ आता है, बट प्रॉब्लम ये है हमें सही रास्ता नहीं मिलता। हम सही तरीके से देख नहीं पाते कि एक्चुअल में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को कैसे समझें, अपने जीवन के अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करें और कैसे हम अपनी इंट्यूशन को डेवलप करें। इंट्यूशन इज़ नथिंग बट द डेवलपमेंट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें सही तरीके से होंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इंट्यूशंस अपने आप एक बेहतरीन तरीके से डेवलप हो ही जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जितने भी पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं जो शायद रिपीट भी कर रहे हैं तो उन्हें लग रहा होगा ये कोर्स में शायद सर कुछ डिफरेंट एंड अपग्रेडेशन दे रहे हैं। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि कोशिश रहती है कि आपको हर बार कुछ ना कुछ बेहतर अपग्रेडेशन दूं और आपके जीवन को और बेहतरीन बनाऊं। और कोशिश ये भी करता हूँ कि आपके आपसे रिपीटिशन के कोई पैसे भी ना लूँ, तो जितने लोग रिपीट कर रहे हैं, वो सब लोग ग्रुप्स के अंदर ऐड हो सकते हैं। डज़न्ट मैटर, कभी भी मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ, कभी भी कोई लालच नहीं होता कि आप पैसे दो, आप पैसों से आओ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बस सीखो, जिनके अंदर सीखने की चाह है, वो अपने जीवन को और बेहतरीन बनाओ। तो ये था हमारा इंट्यूशन डेवलपमेंट का एक प्रोसेस। 2 मिनट दीजिए, लेट मी स्विच ऑन द फैन बिकॉज़ गर्मी बहुत हो रही है।
ओके, अब आते हैं एडवांस वास्तु कोर्स की तरफ। ये एडवांस वास्तु कोर्स हमें किस तरीके से बेनिफिट देता है और इसकी शुरुआत हमें किस तरीके से करनी है। एडवांस वास्तु, इसके अंदर हम लोग, जैसे कि मैंने बताया, दिशाओं के अध्ययन को तो पढ़ेंगे ही, देखेंगे, सीखेंगे, लेकिन साथ ही में इसके अंदर हम ऐसी स्टेरॉयड रेमेडीज पढ़ेंगे जिसमें एक व्यक्ति के जीवन के अंदर एक बेहतरीन चेंज बहुत बहुत जल्द हम लोग देख सकते हैं और बहुत ही तरीके से हम किसी भी व्यक्ति के जीवन को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। एडवांस वास्तु में हम लोग मेजरली काम करेंगे अनसीन एनर्जीज के ऊपर। जब जब भी मैं आपसे एक एक देवता फील्ड के बारे में बताऊंगा, जब जब भी मैं आप लोगों को किसी भी देवता फील्ड के अध्ययन की बात करूंगा, तब तब आप सब लोगों को सबसे पहले ये देखना होता है कि कहीं वहां पर ऊपरी भाग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर उसके बाद हम जमीन के तले के अंदर जो भी एनर्जीज है उनका अध्ययन करते हैं। तो इस चीज की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार इस कोर्स का फ्लो बता दूं, ताकि आप लोग थोड़ा सा और अलाइन हो जाएं, जेलअप हो जाएं और आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए बहुत इजी रहे इस कोर्स को अच्छे तरीके से पढ़ना और समझना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे लैंड एनर्जीज को टेस्ट करना, किस तरीके से हम लैंड एनर्जीज को टेस्ट करते हैं। साथ ही में रजस, सतव और तमस के बारे में जानेंगे। किसी भी व्यक्ति का घर मकान बनते बनते क्यों रुक जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग 45 देवताओं की यात्रा को शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ब्रह्मा एनर्जी फील्ड, जो कि बिल्कुल सेंटर में विराजमान होते हैं, जिसको हम ब्रह्म विधि भी कहते हैं। 4 तरह की विधियां होती हैं, ब्रह्म विधि, देव विधि, मनुष्य विधि और पिशाच विधि, जिसके अंदर इन देवता फील्ड्स को बांटा गया है। तो बिल्कुल सेंटर में होते हैं ब्रह्मा देवता फील्ड, जहां से हम शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग देव विधि के अंदर इनर पेरिफेरी के 4 देवता फील्ड्स को पढ़ेंगे, जो है भूधर, आर्यमा, विवेस्वान और मित्र। उसके बाद हम मिडिल पेरिफेरी के 8 देवता फील्ड्स जो मनुष्य विधि के हैं उनको पढ़ेंगे, जो है आफा, आफावस्था, सविता, सवित्र, इंद्र, जया, रुद्र और राज्यक्षमा। इसके बाद हम एक्सटर्नल पेरिफेरी, जिसे पिशाच विधि विधि भी कहा जाता है, हम उनको पढ़ेंगे, जिसमें हम द्वितीय शिखी से लेकर जितने भी 32 एक्सटर्नल एंट्रेंसेस के देवता फील्ड्स हैं, ये सारे के सारे कवर करेंगे। जैसे जैसे हम ये देवता फील्ड्स को कवर करेंगे, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, वैसे वैसे हम साथ साथ में ये जानते जाएंगे कि किसी भी व्यक्ति के घर के अंदर ये देवता फील्ड्स किस तरीके से काम करते हैं, किसी के बिजनेस प्लेस के अंदर, किसी की फैक्ट्री के अंदर किस तरीके से काम करते हैं, और इन देवता फील्ड्स का हमारे जीवन के अंदर क्या इम्पैक्ट आता है। जब हम अपनी मेजर ये देवता फील्ड्स की यात्रा को कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हमें कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे, क्योंकि आराम से एक देवता फील्ड को अपने अंदर इम्बाइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जब भी किसी व्यक्ति की कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो आप सिंपल उसे बोल देंगे कि इस देवता फील्ड के ऊपर ये रख लो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जब हम ये पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हम साथ साथ में ये सीखते चले जाएंगे कि एक देवता फील्ड को एक्टिवेट करने के लिए फूड ग्रोसरी आइटम कौन सी होती है। जैसे कि हमें भल्लाट को एक्टिवेट करना है तो छुआरे होते हैं, सोमा देवता फील्ड को एक्टिवेट करना है तो खसखस होती है, पूषा देवता फील्ड को एक्टिवेट करना है तो खील होते हैं। जो भी ये फूड रेमेडीज हैं, हम इनको पढ़ते चले जाएंगे साथ साथ। उसके बाद जब हम ये देवता फील्ड्स कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम सीखेंगे ऑरा स्कैनर को और पेंडुलम डाउजिंग को। ऑरा स्कैनर एंड पेंडुलम डाउजिंग किसी भी व्यक्ति के लिए, स्पेशली अकल्ट प्रैक्टिशनर के लिए सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप ये चीज का अध्ययन करते हैं कि किसी व्यक्ति के यहाँ पर किस एनर्जी फील्ड में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको डाउजिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास ऑरा स्कैनर हो, पेंडुलम से भी कुछ हेल्प ले सकते हैं। यस, ऑरा स्कैनर एक ऐसा टूल है जिससे आप लोगों के लिए थोड़ा और इजी हो जाता है चीजों को समझना, उसका अध्ययन करना। उसके बाद
हम साथ ही में ये भी पढ़ेंगे कि जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होती है, उसे ट्रीट किस तरीके से किया जा सकता है, 45 देवतास की ग्रिडिंग किस प्रकार से की जाती है, उन्हें लोकेट किस प्रकार से किया जाता है। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ये जरूर पढ़ेंगे कि जब भी हम किसी भी व्यक्ति के घर का वास्तु करते हैं, फैक्ट्री का वास्तु करते हैं, तो वहां पर जो हम एक ग्रिडिंग करते हैं, सिर्फ ग्रिडिंग से जो लाइंस निकलती हैं, वही एक जोन या एक देवता फील्ड के लिए मोहताज नहीं होती। एक जगह पर जब देवता फील्ड्स अपना आगमन करते हैं, तो वहां पर कई बार वो थोड़ी शिफ्टिंग भी करते हैं, थोड़ा सा बढ़ भी सकते हैं, थोड़ा कम भी हो सकते हैं, जो एक्चुअल में हमें डाउजिंग से ही पता चलता है। नहीं तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने ऐसे लाइन ड्रॉ करी, सर आधी जो टॉयलेट सीट है वो साउथ साउथ वेस्ट में आ रही है, आधी साउथ में आ रही है। आपको अभी तक पता ही नहीं है कि एक्चुअल में वो पूरे साउथ का इम्पैक्ट दे रही है, साउथ साउथ वेस्ट का इम्पैक्ट दे रही है, किस देवता पद पर आ रही है, जिससे कि हम एक जगह पर एक व्यक्ति को एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं दे पाते। तो ये सब चीजों को हमें समझना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। साथ ही में हम लोग जो देवतास की परमानेंट एक्टिवेशन टेक्निक्स है, किसी भी व्यक्ति के घर, ऑफिस या फैक्ट्री में डिव्स, स्टड्स, स्प्रिंग से किस तरीके से प्रैक्टिकली देवता फील्ड्स को एक्टिवेट किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, उनको भी समझेंगे। जब हमारी ऑरा स्कैनर की लाइव प्रैक्टिकल क्लास होगी, तो मैं कैमरा को घुमाकर पूरे इस ऑफिस के अंदर आपको प्रैक्टिकली एक एक देवता फील्ड का अध्ययन कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने सी स्पेस में आप लोगों को देवता फील्ड्स के बारे में बताऊंगा या ऑरा स्कैनर के बारे में बताऊंगा, ताकि आप लोग बेहतरीन तरीके से उसे एक बेहतरीन एक्सपोजर के अंदर देख सकें। हमारा मोटा मोटी फ्लो इसी तरीके से रहेगा पूरे कोर्स का। बाकी इसके अंदर और बहुत सारी चीजें साथ साथ में चलती जाएंगी, कि जैसे कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति के घर में बच्चे की किलकारी नहीं आ रही है, यानी कि चाइल्ड कंसीविंग नहीं हो रही है या चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है, उसके लिए कौन कौन से देवता फील्ड रिस्पॉन्सिबल है, फाइनेंस के लिए कौन से हैं, हेल्थ के लिए कौन से हैं, बिजनेस के लिए कौन से, करियर के लिए कौन से हैं, हर एक जगह के लिए कौन कौन से सेट ऑफ देवता फील्ड हैं, सिर्फ जिनके ऊपर एक एक कटोरी में थोड़ा थोड़ा सा उनका भोजन रख के, उनका फूड रख के, आप उन देवता फील्ड्स को एक्टिवेट करके एक व्यक्ति के जीवन में खूब से भी ज्यादा बेहतर परिणाम ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस एडवांस वास्तु कोर्स को। वैसे अभी तक हमारा ये कोर्स 6:40 से शुरू हो ही चुका है। स्टिल ये जो एक इनिशियल इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, ताकि आप मेरे साथ बखूबी बेहतरीन तरीके से डेवलप हो पाए, और आप इस एडवांस वास्तु कोर्स यानी कि 45 देवता शक्तियों को बेहतरीन तरीके से समझ भी पाए। तो चलिए, सबसे पहले हम जो अपना टॉपिक है वो शुरू करते हैं लैंड टेस्टिंग से। लेकिन लैंड टेस्टिंग से भी पहले हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये 45 देव शक्तियां है क्या, और आखिर हम इन्हें किस तरीके से देखते हैं, जिससे शायद बहुत सारे लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि नदन हेमिस्फेयर में वास्तु अलग होता है क्या, सदर्न हेमिस्फेयर में वास्तु अलग होता है क्या। ये सारी चीजों को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम वास्तु की बात करते हैं, तो वास्तु 3 तलों पर काम करता है या 3 तरीके से काम करता है। पहली होती है सौर्य ऊर्जाएं, यानी कि सन एनर्जीज। सन एनर्जीज का आपके भवन के अंदर बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। किस समय पर सन एनर्जीज आपके घर के अंदर एंटर कर रही हैं, कितनी रोशनी है आपके घर के अंदर, ये आपके जीवन के अंदर एक बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आती है, जिसकी वजह से साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग घरों को कई बार लेने के लिए मना भी कर दिया जाता है। वहीं पर जो दूसरी ऊर्जाएं होती हैं, वो होती है कॉस्मिक एनर्जीज। अब ये कॉस्मिक एनर्जीज क्या है? जो एनर्जीज हमारे इस वातावरण के अंदर घूम रही हैं, पंच तत्वों के माध्यम से जो एनर्जीज हमें एक परिणाम दे रही हैं, जिससे हम लोग इन 16 दिशाओं के अंदर किसी भी जगह पर कोई भी इम्पैक्ट को स्टडी करते हैं, और वहीं पर हम कलर थेरेपी से या अन्य अन्य चीजों से उन सब चीजों को ट्रीट भी करते हैं। तो कॉस्मिक एनर्जीज जो यहाँ पर हमारे पूरे एक भवन के अंदर घूम रही हैं, और साथ ही में वो कॉस्मिक एनर्जीज जिससे प्लैनेटरी इम्पैक्ट्स हमारे जीवन के अंदर भी चल रहे हैं। तीसरी होती हैं टेलरिक एनर्जीज। टेलरिक एनर्जीज कौन सी होती हैं?
अगर ये आपका फ्लोर है, तो फ्लोर के ऊपर जो आप एनर्जीज देख रहे हैं, एम आई म्यूटेड? नो। तो फ्लोर के ऊपर आप जो एनर्जीज देख रहे हैं, वो एनर्जीज तो हमने क्या कहा, कॉस्मिक एनर्जीज है, लेकिन वो एनर्जीज टेलरिक एनर्जीज भी तो हैं। टेलरिक एनर्जीज मतलब जो धरती के नीचे की ऊर्जाएं हैं, धरती के अंदर की ऊर्जाएं हैं, जो आपके भवन के ऊपरी पार्ट के ऊपर आपको इम्पैक्ट दे रही हैं। आपके भवन के ऊपरी पार्ट के ऊपर वो किस तरीके से इम्पैक्ट देती हैं, और आपके जीवन के अंदर वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती हैं। मैं अभी एक स्थान पर खड़ा हूं, यानी कि मैं इस समय पर किसी एक पर्टिकुलर देवता फील्ड के किसी एक पद के ऊपर खड़ा हूं, जहां पर मुझे ये एनर्जी मिल रही है जिससे मैं आपसे वार्तालाप कर पा रहा हूं। यहीं पर अगर कोई और चीज रखी हो, या मैं सिर्फ और सिर्फ यहां खड़े होकर भी अगर अपने इस लेक्चर को डिलीवर करने की कोशिश करूं, तो शायद मेरी एनर्जी के अंदर कहीं ना कहीं और इम्पैक्ट आ सकता है। ये टेलरिक एनर्जी है, धरती के अंदर की ऊर्जाएं हैं। आपने एक चेयर लगाई, आपने एक चेयर लगाई कहां पर? साउथ जोन में लगा ली। आपने साउथ जोन के अंदर चेयर लगा ली, आपने कहा कि ये रिलैक्सेशन एंड फेम की जगह है, लेकिन क्या आपने वास्तव में बृहस्पति के स्थान पर लगाई है, यम के स्थान पर लगाई है, किस देवता पद पर लगाई है? क्योंकि धरती के अंदर से ऊर्जाएं तो वही जगह दे रही है जो आपके बैठने का एक्चुअल में आपको एक प्रॉपर रीजन दे रही है, और आपको एक प्रॉपर एनर्जी भी दे रही है। जब भी हम बात करते हैं कॉस्मिक एनर्जीज की, तो उसमें हम अपनी एंट्रेंस को ब्लॉक करते हैं। बड़े लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर इतने सारे देवता फील्ड्स हैं, इतने पॉजिटिव हैं, तो उनके ऊपर जब एक एंट्रेंस आ जाती है तो वहां पर हम ब्लॉक क्यों करते हैं? वो कॉस्मिक एनर्जीज का प्रभाव है। जब कोई एक बैड एंट्रेंस से आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं, आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है या सकारात्मक प्रवेश करती है, और वो आपके घर के अंदर घूम रही है, उससे आपके जीवन के अंदर एक इम्पैक्ट आता है। लेकिन अगर हम एक एंट्रेंस को ब्लॉक कर देते हैं, तो क्या हम एक पॉजिटिव एंट्रेंस खोलना बहुत इंपॉर्टेंट है? नो, नहीं। क्योंकि एक घर के अंदर, एक प्लॉट के अंदर एनर्जीज आती कहां से है? एक प्लॉट के अंदर एनर्जीज आती हैं ब्रह्मा एनर्जी फील्ड से, ब्रह्म स्थान से एनर्जीज आती हैं, जो सारी की सारी 45 के 45 देव शक्तियों को एनर्जी प्रोवाइड करती है, और सब जगह पर ऊर्जा भी देती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रह्मा के ऊपर कभी भी हम कोई भी रेमेडी नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली अपनी एनर्जी को एलिवेट करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी आपको अपनी एनर्जी देते हैं, और सारे के सारे देवता फील्ड्स को एनर्जी वहीं से आती है और वहीं से संचालित भी होती है। तो तीन तरह की एनर्जी, सन एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी एंड टेलरिक एनर्जी। धरती के ऊपर टॉयलेट सीट है, तो आपको पता लग गया कि साउथ ईस्ट में यहां पर टॉयलेट सीट होने की वजह से इस व्यक्ति के जीवन में कैश क्रंच है। लेकिन अगर यहां पर कुछ है ही नहीं, तो आप लोगों का जवाब क्या होता है कि सर साउथ ईस्ट में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में कैश क्रंच तो बहुत ज्यादा आ रहा है। उस समय पर हम धरती के अंदर का स्पंदन, आपने सुना होगा कि धरती के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अर्थ एनर्जी फील्ड्स हैं, तो धरती के अंदर के स्पंदन को स्टडी करते हैं डाउजिंग टूल से, और वहां पर हम एक्टिवेशन करते हैं एक देवता फील्ड की, जिससे एक व्यक्ति के जीवन के अंदर खूब से भी ज्यादा चेंजेस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए समझना कि वास्तव में ये धरती के अंदर का स्पंदन है तो है क्या। अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं, तो ये वास्तुशास्त्र में हम लोग आज की डेट में बहुत ऐसा कहते हैं कि वैदिक वास्तु में ये चीजें थी, या वैदिक वास्तु में ये चीजें हैं। वास्तव में ना तो कोई वैदिक वास्तु है, ना कोई मॉडर्न वास्तु है, ना कोई एडवांस वास्तु है तो सिर्फ और सिर्फ वास्तु। वास्तु के अंदर कभी भी किसी ग्रंथ में किसी भी दिशा का प्रॉपर तरीके से नहीं बताया गया। बताया गया तो प्रॉपर इन देवता फील्ड्स का है। देवता फील्ड है क्या? जब सतयुग था, तो सतयुग के अंदर सब लोग बहुत प्रेम प्यार से रहते थे, बड़ी बेहतरीन भावना भावना से रहते थे, किसी के मन के अंदर कोई भी द्वेष नहीं था। तब ये वास्तु पुरुष थे ही नहीं। उसके बाद जब बात आई त्रेता युग की, तो त्रेता युग के अंदर जब लोगों के अंदर हीन भावना बहुत ज्यादा जागनी शुरू हुई, उस समय राक्षस भी बहुत ज्यादा एक ओवर कंट्रोलेबल स्थिति में आ गए। उस समय पर ये कहानी है,
जिसमें एक कहानी के स्वरूप में बताया जाता है कि देवताओं और असुरों का मलयुद्ध हुआ, जिसमें देवताओं की तरफ से भगवान शिव और असुरों की तरफ से अंधकासुर मलयुद्ध। व्हाट इज राक्षस? डेमोन्स। ओके, लिखा करो ऐसे बीच में। ओके, तो देवताओं और राक्षसों के बीच में मलयुद्ध हुआ, जिसको हम कहते हैं हाथ से युद्ध होना, जिसमें देवताओं की तरफ से भगवान शिव और राक्षसों की तरफ से अंधकासुर लड़ रहे थे। उनके पसीने की बूंदों से एक महाभूत उत्पन्न हुआ। जब वो महाभूत उत्पन्न हुआ तो वो युद्ध वहीं पर रुक गया। देवताओं ने सोचा कि कोई एक और राक्षस पैदा हो गया, और वहीं पर राक्षसों ने ये सोचा कि एक कोई और देवता आ गया, जिसकी वजह से युद्ध वहीं पर थम गया। जब वो महाभूत उत्पन्न हुआ तो उसने भगवान शिव से कहा कि मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी है, आप मुझे अनुमति दें खाने की। तो भगवान शिव ने अनुमति दी कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो खा लो। तो उस महाभूत ने तीनों लोकों को खाने की ठान ली। जब उस महाभूत ने तीनों लोकों को खाने की ठान ली तो हर जगह पर हड़कंप मच गया कि अब ये तीनों लोग कैसे बचेंगे। तीन लोग कौन से? एक देवलोक, एक मृत्युलोक, और तीसरा एक राक्षस लोक। ये तीनों लोग थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हड़कंप हो गया कि अगर ये तीनों लोग ही नहीं बचेंगे तो कैसे एक कोई भी सरवाइव कर पाएगा। उस समय पर सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि भगवान शिव ने ये वरदान दे दिया है, और भगवान शिव का वरदान काटना बहुत मुश्किल है, तो अब इसका क्या ऑल्टरनेट है, क्या हल निकाला जा सकता है। तो ब्रह्मा जी ने उस समय पर 32 देवताओं की मदद ली और 12 असुरों की मदद ली। 32 देवता और 12 असुरों की मदद लेकर उन्होंने उस महाभूत को पकड़ कर लाने के लिए बोला, और उसे औंधे मुंह जमीन पर गिरा दिया। औंधे मुंह जमीन पर गिराकर देवता और असुरों ने अपना अपना स्थान उसके ऊपर ग्रहण कर लिया, सिर्फ उसको दबाकर रखने के लिए। उस समय पर जो वो महाभूत था उसने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो इन्हीं दो महान शक्तियों की पसीने की बूंदों से जन्मा हुआ हूं। मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है, तो मैं मेरी क्या गलती है जो आप मुझे ये पनिशमेंट दे रहे हैं? उस समय पर ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर भगवान शिव ने आपको वरदान दे ही दिया है कि आप तीनों लोगों को खा सकते हैं, तो आज से मैं तुम्हें अपने मनस पुत्र की संज्ञा देता हूं, और मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि जो भी व्यक्ति धरती के ऊपर, उसके बाद पाताल लोक में या देवलोक में कहीं पर भी अगर तुम्हारा ध्यान रखेगा तो देवता उसे वरदान देंगे। जो तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा, वही वहीं पर जो असुर हैं, जो राक्षस हैं, वो उसे अभिशाप देंगे, यानी कि वो उसे श्राप देंगे। और ये कहकर वो बिल्कुल उनकी पीठ के सेंटर के ऊपर बैठ गए। इसलिए ब्रह्मा जी का जो एनर्जी फील्ड है वो बिल्कुल सेंटर के अंदर माना जाता है। अब ये मात्र एक कहानी है। इस तरह की करीब करीब 12 अलग अलग कहानियां अलग अलग ग्रंथों के अंदर दी गई हैं। लेकिन सुनने और समझने वाली बात क्या है कि एक जगह पर 45 देव शक्तियां विराजमान है, यानी कि जब भी किसी चीज का निर्माण होगा तो वहां पर ये 45 की 45 देव शक्तियां आएंगी। जब उनको लेटाया गया, वास्तु पुरुष को लेटाया गया, तब उनका जो मुख था वो मुख नॉर्थ ईस्ट की तरफ यानी कि ईशान कोण की तरफ था, और उनके जो पैर थे वो नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट की तरफ थे, जिसके साथ उनकी इस प्लेसमेंट को इसी तरीके से फिक्स कर दिया गया। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, अब इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वास्तु पुरुष घूमता है, राइट? अब आप लोग सब मुझे बताइए, क्या हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो नॉर्थ ईस्ट की बजाय कभी साउथ वेस्ट बन जाता है? नहीं, कभी नहीं बनता। लेकिन हाँ, ऐसे एक प्रविधान एक ग्रंथ के अंदर दिया गया है कि तीन लोक हैं, तीनों लोकों के अंदर वास्तु पुरुष की परिभाषा को अलग अलग तरीके से बताया गया। जो राक्षस लोक है यानी कि जो पाताल लोक है, पाताल लोक के अंदर वास्तु पुरुष अपनी पोजीशन को हर माह
में चेंज करता है। वहीं पर जो देवलोक है, देवलोक में वास्तु पुरुष हर दिन यानी कि नक्षत्र के अकॉर्डिंगली भी चेंज करता है। लेकिन जो हमारे मृत्यु लोक है, यानी कि हमारी ये जो पृथ्वी है, यहाँ पर वास्तु पुरुष अपनी पोजिशनिंग को नहीं चेंज करता। क्योंकि बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स कई बार ये कंफ्यूज कर देते हैं कि इस माह में वास्तु पुरुष का सर यहाँ पर आ गया, इस माह में इसके पैर यहाँ पर आ गए। तो आप लोगों को उस किसी भी कंफ्यूजन के अंदर बिल्कुल भी नहीं आना है। वहीं पर यहाँ पर एक समझने वाली बात और भी है कि हम लोगों ने अभी तो ये बात कर ली कि 45 देव शक्तियां हमारे घर के अंदर विराजमान हैं। लेकिन अगर हम इसी चीज को साइंटिफिकली स्टडी करने की कोशिश करें तो हम इसमें ये भी समझ सकते हैं कि ये 45 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अर्थ एनर्जी फील्ड्स हैं, जिसे हार्टमैन एंड करी नाम के साइंटिस्ट ने बहुत ही तरीके से एनर्जी ग्रिड लाइंस के साथ स्टडी किया। किसी भी जगह के अंदर जब एक प्रॉपर्टी एनक्लोज्ड हो जाती है तो उस एनक्लोज्ड प्रॉपर्टी के अंदर हमारी धरती के करंट के अकॉर्डिंगली, हमारी धरती के अंदर करंट तो दौड़ ही रहा है, हमारी धरती के करंट के अकॉर्डिंगली एक एनक्लोज स्पेस में वही एक करंट बिल्डअप हो जाता है। और वही करंट से आपकी जितनी भी एनर्जी फील्ड्स हैं बनती है। अगर कहीं पर भी एनर्जी का करंट डिस्टर्ब हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में उसी तरीके की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। देखिए, बड़ी गहरी रिसर्च है ये सारी की सारी। अब ये सारी की सारी रिसर्चेस किस प्रकार से समझ में आती हैं? हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले ये लिख दिया गया कि अगर किसी व्यक्ति के घर के ईशान कोण में कोई दिक्कत होगी तो उसे कहीं ना कहीं लर्निंग में, उसे कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि की क्षमता को ग्रो करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। ये तो आप सब लोगों को पता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में किसी की भी प्रॉब्लम होगी, हार्टमैन एंड करी ने कितने साल लगाकर ये रिसर्च करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अर्थ एनर्जी करंट्स को प्रॉपरली मीटर्स के साथ स्टडी करके ये देखा कि अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर के करंट्स में कोई भी गड़बड़ होगी, जो व्यक्ति वहां पर रह रहा होगा तो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत स्लो होती है। अगेन, दिस वास्तु इज साइंटिफिकली प्रूव्ड ऑल्सो। और साथ ही में अगर हम इसको देखते हैं कि जब भी हम किसी व्यक्ति के भावनाओं को देखें तो इसे आप स्पिरिचुअली भी अच्छे से समझ सकते हैं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि आप इसे देवताओं और राक्षसों के हिसाब से समझिए। मैं अभी के लिए क्या कहता हूँ, 45 देवतास कोर्स, 45 देवतास। क्या मैं कभी ये कहता हूँ 33 देवतास एंड 12 असुरास? मैं ऐसा तो कभी भी नहीं कहता। क्यों? क्योंकि 45 की 45 ऐसी एनर्जीज हैं जो हमारे जीवन के अंदर हर रोज हमें एक नया सबक भी देती हैं। और ये ऐसे करंट्स हैं हमारी धरती के अंदर जो हमारे जीवन के अंदर एक बेहतरीन अपलिफ्टमेंट भी देते हैं। और ये चीजें तो हम हर रोज ही करते हैं। जैसे कि इस कोर्स में आने से पहले आप लोग ये सोच ही रहे होंगे कि अरे, इस कोर्स को किया जाना चाहिए, बहुत अच्छा होगा। यानी कि देवता आपको ये कह रहे हैं कि कोर्स में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहीं पर असुर आपको क्या कहते हैं? अरे भैया, इतना पैसा और समय इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार सोच लो। तो ये देवताओं और असुरों के बीच का एक मलयुद्ध है जो हमारे जीवन के अंदर हर रोज चलता है। बस हमें इसी चीज को समझना है और अपने मन के अंदर ये विश्वास बिठाकर कि एक जगह पर 45 देव शक्तियां नहीं समझ में आती, 45 अर्थ एनर्जी फील्ड्स विराजमान है, जिससे हम एक्टिवेट करके, जिससे हम बैलेंस करके किसी भी व्यक्ति के जीवन को बेहतरीन तरीके से अच्छा बना सकते हैं। राइट? जब भी किसी व्यक्ति के हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये देवता फील्ड्स वहां पर किस किस तरीके से विराजमान होते हैं, ये पॉइंट को समझना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में लेंटर पहले डल जाते हैं, लेकिन पुराने जमाने में पहले दीवारें खड़ी होती थी, फिर उसके बाद लेंटर जरूर डलते थे। तो ये देवता फील्ड्स किस किस तरीके से विराजमान होते हैं? जब भी एक प्लॉट में हम नींव पत्थर रखते हैं, जब भी एक प्लॉट में हम नींव पत्थर रखते हैं तो सेंटर में येलो कलर के एक एनर्जी फील्ड डेवलप होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा एनर्जी is purely unmanifested energy and you cannot create Brahma energy field.
एक चीज बड़े ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूं और आज भी एक स्टूडेंट हूं। लेकिन जब मैंने पढ़ाई शुरू करी थी, वास्तु को सीखा था, तो शुरू शुरू में जादूगर समझना शुरू कर दिया था, जिससे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में पंगे लेने शुरू कर दिए। वो पंगे आप लोगों को नहीं लेने। जैसे कि जब जब भी हम बात करते हैं कि कोई एक बिल्डिंग बनते बनते रुक गई, या एक बिल्डिंग का कार्य शुरू ही नहीं हो रहा, स्पेशली अगर हम आज की डेट की बात करें, तो सबसे बड़ी एग्जांपल है यहाँ पर दुबई में। दुबई में आई थिंक मैक्सिमम ऐसी बिल्डिंग्स आपको दिखेंगी जिनका काम शुरू होता है और वो किसी एक लेवल पर आकर रुक जाती हैं। नो डाउट वहां पर कंस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा ओवर हो रही हैं। ना वहां कोई पैसे की दिक्कत, ना वहां पर किसी और चीज की दिक्कत, फिर वहां पर वो बिल्डिंग्स खंडर का रूप क्यों ले रही हैं? वहीं आप अपने शहरों के अंदर भी देखते होंगे कि कितनी ही ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो बड़े बड़े डेवलपर्स की हैं, बड़े बड़े हाउसेस की हैं, जहां पर कोई ऐसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन वो जगह बनते बनते रुक गई, या वहां पर कभी काम शुरू ही नहीं हो पाया। जब भी एक जगह पर काम होना शुरू होता है, तो सबसे पहले ब्रह्मा एनर्जी फील्ड डेवलप होती है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी नेकेड आईज से भी देखा है, अपने बल तपस्या के माध्यम से भी देखा है। और हम लोग डाउजिंग के स्वरूप में भी ये चीज को देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर ब्रह्मा एनर्जी डेवलप हो गई, या इस धरती के अंदर कोई स्पंदन है भी या नहीं। बहुत बार आप देखोगे, जब हम डाउजिंग सीखेंगे ना, तो ये सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे कि सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होता है कि इस जगह के अंदर कोई स्पंदन है भी या नहीं। धरती के अंदर करंट ही नहीं, किसी गांव में लाइट ही नहीं आ रही है, कैसे लेकर आओगे भाई? अब लोग कहेंगे सर जनरेटर से ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा एनर्जी फील्ड जनरेटर नहीं है, जो आज की डेट में वास्तु कंसल्टेंट्स ने बना दिया है कि हम यहाँ पर एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। आज की डेट में भी ऐसा अभी तक कोई प्राविधान नहीं बन पाया है कि एक बच्चे को किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जा सके। उसे एक माँ की कोख चाहिए ही, उसके अंदर का स्पंदन चाहिए। वैसे ही ब्रह्मा एनर्जी फील्ड ऐसी पवित्र एनर्जी है जिन्हें ना कभी क्रिएट किया जा सकता है, ना कभी छेड़ा जा सकता है। लेकिन बहुत लोग इसके ऊपर काम करते, इसके अंदर बहुत सारी चीजें डालते हैं, जो कि सरासर गलत है। जब भी कहीं पर कोई बिल्डिंग देखो जहां पर काम चलते चलते रुक गया, या वहां पर बिल्डिंग बननी शुरू ही नहीं हुई, तीन कारण होते हैं उस बिल्डिंग के ना बनने के। पहला कारण, ब्रह्मा एनर्जी फील्ड ही वहां पर नहीं डेवलप हुई। दूसरा कारण, हो सकता है कि वहां पर किसी प्रकार की कोई पीवाई एनर्जीज हो। हम इसको भी अपने कोर्स के अंदर आगे जाकर पढ़ेंगे। पीवाई एनर्जीज का मतलब होता है पिशाच योग, जिसे हम भूत प्रेत आत्मा के नाम से भी जानते हैं। आई डोंट नो कि इन एनर्जीज को और किसी नामों से भी बुलाया जा सकता है, लेकिन ऐसी बहुत जगह पर चीजें देखी गई हैं कि अगर कहीं पर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, आपने देखा होगा कहीं पर किसी लेबर वाले की डेथ होगी, कहीं पर कोई चीज गड़ी हुई है, वहां पर बिल्डिंग बन ही नहीं सकती। और बहुत जगहों पर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी। तो ये है दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम, किसी भी बिल्डिंग के साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो बिल्डिंग का काम चलते चलते रुक जाएगा, या बहुत ज्यादा विघन आएगी। अगर आपका भी कोई नया घर बन रहा है, नई बिल्डिंग बन रही है, तो वहां पर आप लोगों को ये देखना है कि साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में किसी भी प्रकार का कोई खड्डा ना हो, कोई पानी का जल तत्व ना हो। अगर ऐसा कुछ भी है, तो वो बिल्डिंग बहुत बार बनते बनते रुक जाएगी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी दे सकती है। एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको, जो शायद आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आए। अब नॉर्मली जैसे ही जब किसी का घर बन रहा होता है, कोठी बन रही होती है, तो पानी भरने के लिए वो नीले रंग के ड्रम्स आते हैं, राइट? तो जगह जगह पर हम प्लेस कर देते हैं नीले रंग का ड्रम। बहुत बार आप देखोगे, व्यक्ति का कोई छोटा मोटा नुकसान हो गया, कभी कोई मोटर सड़ गई, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, तो व्यक्ति कहेगा सर घर तो बना रहा हूँ, लेकिन ना कुछ दिनों से ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, पानी की पाइप फट गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, है तो छोटी मोटी सी प्रॉब्लम्स, लेकिन ये दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं उस व्यक्ति को बहुत बार अगेन इंट्यूटिवली साथ में भी देखकर ये कह देता हूँ कि अरे भैया, वो नीला ड्रम कुछ ज्यादा दिन तो नहीं हो गए वहां पर रखे हुए? अरे हाँ, उसे तो वहां पर रखा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि उसे आप किसी और जगह पर रख नहीं सकते, लेकिन एक ड्रम जो बहुत दिनों तक साउथ ईस्ट के अंदर पड़ा रहा, तो उसने वहां पर वाटर एलिमेंट का इम्पैक्ट देना शुरू कर दिया। तो वो वहां पर बनते बनते आपके फाइनेंसिस को डिस्टर्ब करता है, वहां पर बनते बनते ऊर्जाओं को डिस्टर्ब करता है। ऐसे ही साउथ वेस्ट के अंदर कोई भी खड्डा आ जाता है,
कई बार हम डेलिबरेटली कोई खड्डा करते हैं कि हमारा जो काम है वो प्रॉपर तरीके से चल पड़े, और एक बारी के लिए टेम्परेरी खड्डा कर लेते हैं, बाद में भर लेंगे। वहां पर आपकी बिल्डिंग चलती नहीं है। ऐसे ही मेरे एक क्लाइंट थे, 2000 स्क्वायर यार्ड्स में वो अपना एक बहुत बड़ा बंगलो बना रहे थे। कम से कम 10 बार उनके नक्शे बनाए होंगे। उनके नक्शे बन गए, सब कुछ हो गया, भूमि पूजन भी हो गया। भूमि पूजन के लिए मैंने उनको बताया था कि आप साउथ वेस्ट में करेंगे। वो भी अभी आपको बताऊंगा मैं किस तरीके से बताता हूँ कैसे कैसे करना चाहिए। उन्होंने भूमि पूजन भी कर लिया। उसके बाद 6 महीने हो गए थे कि उनका घर बनना ही नहीं शुरू हुआ। 6 महीने बाद बड़े गुस्से से आए कि सर हमने तो वास्तु भी आपसे करवाया था, हमारा तो घर ही नहीं बनना शुरू हुआ। मैंने कहा आपकी तो लैंड भी ऑस्पिशियस है, सब कुछ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो प्रॉब्लम है का? कहते सर एक्चुअली जब ना हमने नींव पत्थर रखा, तो नींव पत्थर रखने के बाद ना 1 महीना हमने खुद ही काम बंद कर दिया था, उसके बाद चला ही नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि साउथ वेस्ट के अंदर खड्डा करके रख दिया जब नींव पत्थर कर रखना है। नींव पत्थर रखते टाइम पर जब साउथ वेस्ट में खड्डा कर दिया, वो खड्डा वहीं पर वो खड्डा वहीं पर रह गया, जिसकी वजह से वहां पर आगे काम ही नहीं चला। तो सबसे पहला काम क्या कराया? उस जगह पर मिट्टी भरवाई ताकि वो जगह ऑटोमेटिकली एक बेटर एनर्जी में आ सके, और ऑटोमेटिकली उस जगह पर एनर्जीज एलिवेट हो सके। ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे उपचार आप लोगों के जीवन में बड़े काम आएंगे। जब आपका कोई क्लाइंट कहता है कि काम चलते चलते रुक गया, मेरा काम बनते बनते रुक गया, या मेरा जो घर है वो बन नहीं पा रहा, कंस्ट्रक्शन रुक गई। 3 रीजंस हैं। ब्रह्मा एनर्जी फील्ड जिसे हम क्रिएट नहीं कर सकते, पीवाई एनर्जीज जिसके साथ हम पंगा नहीं लेते, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो करवाए जा सकते हैं। तीसरा जो आपको मैक्सिमम केसेस में मिलेगा, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, आपको इन्हीं चीजों को देखना है, राइट। उसके बाद जब ब्रह्मा एनर्जी फील्ड क्रिएट हो जाते हैं, आप लोग जैसे ही यहाँ पर दीवारें बनानी शुरू करते हैं, जब जब ये दीवारें 4 से 5 फीट हाइट तक पहुंचती हैं, तो ब्रह्मा एनर्जी फील्ड के 4 जो मुख हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। ये जो 4 मुख हैं, भूधर, आर्यमा, विवस्वान और मित्र, ये डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ये दीवारें थोड़ी और ऊपर तक बढ़ती हैं, तो हमारे जो कार्डिनल डायरेक्शंस में 8 एनर्जी फील्ड्स हैं, आपा, आपावस्था, सविता, सवित्र, इंद्र, जया, रुद्र और राजयक्ष्मा, इस तरीके से डेवलप होते हैं और ये एक टॉर्टोइज की शेप ले लेते हैं। इसके बाद जब लेंटर डल जाता है, तब जो बाकी के एक्सटर्नल पेरिफेरी के 32 देवता फील्ड्स हैं, वो सारे के सारे वहां पर विराजमान हो जाते हैं, राइट। आप सब लोगों ने बचपन में कभी ना कभी किसी के लेंटर डलने पर लड्डू तो जरूर खाए होंगे। खाए कि नहीं खाए? अब इतनी देर में चैट में इतना कुछ लिख रहे हो तो ये भी कुछ लिख कर बता दो। मैं पानी पी लेता हूँ इतनी देर। खाए होंगे ना लड्डू हमेशा, किस हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं तो खाए होंगे। अब मैं बड़ा परेशान होता था इस चीज के ऊपर बचपन से ही। एक तो थोड़ी सी बनिया बुद्धि, लेकिन ऊपर से साथ में लड्डू का लालच, ये दोनों चीजें साथ में कभी जेल नहीं कर पाती थी। किसी के लेंटर डला, अभी उसका घर बना नहीं है, अभी उसका दूसरा लेंटर डलना है, तीसरा लेंटर डलना है, पूरा घर बनना है। लेंटर डला भैया, पूरे मोहल्ले में व्यक्ति खुशी से लड्डू बांट रहे हैं। 4-5 किलो लड्डू ले आए और पूरे मोहल्ले में बांट रहे हैं। चलो लड्डू बांट रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आखिर क्यों? एक तो इतना सारा खर्चा हो गया व्यक्ति का, और फिर ऊपर से आप लड्डू भी बांट रहे हो। हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो एक्चुअल में बहुत होशियार थे, बहुत सियाने थे, जिन्होंने हमारे लिए कहीं ना कहीं रीति रिवाज बना दिए कि लेंटर डलेगा तो लड्डू बनेगा। और जब जब भी किसी जगह पर लेंटर डलता है, तो सबसे पहले पहला लड्डू उस लेंटर के ऊपर रखा जाता है। उसके बाद जितनी भी टीम ने, जितने भी कारीगरों ने वो लेंटर डाला होता है, फिर उनको वो लड्डू खिलाए जाते हैं, और कारीगर खुद से प्रार्थना करते हैं कि ये चीज एक व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया रहे। उसके बाद पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे जाते हैं, क्योंकि
उस समय पर एक्चुअल में एक स्थान पर 45 की 45 देव शक्तियां विराजमान हो जाती है। लेंटर का मतलब है भैया छत। इतना क्यों कंफ्यूज होते हो कि लेंटर क्या होता है? एक पंजाबी व्यक्ति की क्लास कर रहे हो, थोड़ा सा साइड पे गूगल खोल के रख लेना, क्योंकि कुछ कुछ टर्म्स हो सकता है ऐसे हों जो मुझे भी ना पता हो कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। थोड़ी सी अंग्रेजी कमजोर है, ध्यान रखना। अब लेंटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग लिख कर बता दो। कंक्रीट मिक्सचर, रूफ, वॉट एवर। ठीक है, मुझे नहीं पता। तो ये एक बहुत पुरानिक रीजन था जिसकी वजह से लड्डू बांटे जाते थे। एक जगह पर इन 45 की 45 देव शक्तियों को प्रणाम किया जाता था, और इसी स्वरूप में ये 45 की 45 देव शक्तियां वहां पर विराजमान होती। आप लोगों ने ना, सब लोगों ने शक्ति चक्र तो जरूर देखा होगा। हमारा जो ग्रुप का लोगो है, मैंने वो भी 45 देवता का शक्ति चक्र ही लगाया है। अब जब ये 45 एनर्जी फील्ड्स एक जगह पर विराजमान होती है ना, तो इनके अंदर जो कलर्स हैं, जब इस समय पर विराजमान होती हैं तो वो कलर्स अलग होते हैं। ये भी तत्वों के अंदर बंटे हुए होते हैं। और वहीं पर जब एक जगह यूटिलाइजेशन के अंदर शुरू होती है, यानी कि हाउस वार्मिंग हो जाती है, या कोई बिजनेस करना शुरू कर देता है, या कोई फैक्ट्री चलाता है, तो जिस दिन उसका मुहूर्त होता है, या हर एक रिलीजन के अंदर कोई ना कोई तरीका होता है जिसे हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं। तो जब हम एक चीज की शुरुआत करते हैं, तब वो एनर्जीज ऑटोमेटिकली अपना कलर चेंज कर लेती हैं। तो आपको जो बाद वाला कलर है, वही वाला शक्ति चक्र दिया गया है। जो पहले है, उनका कलर कुछ डिफरेंट ही होता है। जैसे कि अगर हम नॉर्थ की बात करें, तो नॉर्थ में जो भूधर एनर्जी फील्ड है, जब वो जन्म लेते हैं तो उनका रंग गहरा लाल होता है। उसके बाद जब एक व्यक्ति वहां एक जगह पर रहना शुरू कर देते हैं, तो उनका रंग नीला हो जाता है, यानी कि वो अपने तत्व को चेंज कर लेते हैं। राइट नाउ, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग इन चैट बॉक्स। इस तरीके से 45 देव शक्तियां एक घर के अंदर विराजमान होती हैं। राइट, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट के ऊपर। अब आपको ये पता लग गया कि अगर कोई घर, कोई बिल्डिंग बनने में कोई बाधा आ रही हो, तो तीन क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चौथी प्रॉब्लम नहीं होती, दैट आई कैन गारंटी। कभी भी फोर्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति कहता है जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब देखो किसी व्यक्ति के पास पैसे ही नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसके अलावा अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो ये तीन दिक्कतों की वजह से ही किसी भी व्यक्ति का घर या कोई भी प्रेमाइसिस बनने के लिए रुक जाता है। अब एज एन एडवांस वास्तु कंसल्टेंट या एक प्रीमियम वास्तु कंसल्टेंट, जब भी आप किसी व्यक्ति की लैंड टेस्टिंग के लिए जाते हैं, तो आप लोगों को क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं समझनी। कोई व्यक्ति कहता है कि जी मुझे घर बनाना है, क्या आप मेरे लिए लैंड सिलेक्शन कर सकते हो कि मेरे लिए कौन सी लैंड अच्छी रहेगी? मैंने 4 प्लॉट देखे हुए हैं, वो 4 प्लॉट्स में से कौन सा प्लॉट अच्छा रहेगा? या आप किसी व्यक्ति की फैक्ट्री किसी को लगानी है, वो व्यक्ति कहता है कि क्या आप मेरे लिए ये चीज देख सकते हैं? किसी का शोरूम बनना है, क्या आप मेरे लिए देख सकते हैं? उसके लिए सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है? आपको कोशिश करनी है कि आप जो भी एक प्लॉट ले रहे हो, उसमें क्या आपको एक पॉजिटिव एंट्रेंस मिल रही है? अब ये हमारी कोशिश हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ये चीज हमें मिले ही मिले, कि क्या हमें वहां पर एक पॉजिटिव एंट्रेंस मिल रही है। राइट, उसके बाद दूसरी चीज हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली चेक करनी होती है, वो होती है कि कहीं उसके नॉर्थ या ईस्ट की तरफ कोई पहाड़ या हाई राइज बिल्डिंग्स तो नहीं है। अब हाई राइज बिल्डिंग से मतलब क्या है? आपकी बिल्डिंग, सपोज आपको एक घर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, आपकी बिल्डिंग से डबल हाइट की कोई भी चीज अगर आपके घर के बिल्कुल सामने आ गई है, जिसकी ऑब्वियसली जो आपके लिए सन एनर्जी को भी ब्लॉक करेगा, अगर ईस्ट से सूर्य आएगा तो वो ब्लॉक कर देगा, आपके लिए नॉर्थ से जो पॉजिटिव एनर्जीज का फ्लो है वो भी ब्लॉक करेगा। तो डबल हाइट से ऊपर अगर कोई भी चीज आ रही है, तो उसको आपको अवॉइड कर देना है। तीसरी चीज, आपको कोशिश करनी है कि अगर उस व्यक्ति के घर के बाहर कोई भी मुख्य रूप से मेन गेट या सेंटर में अगर कोई भी पेड़ या ट्रांसफार्मर या टी हिट तो नहीं बन रही। अब ये मेन गेट की बात कर रहा हूं मैं। मेन गेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जहां पर भी आपको मेन गेट बनाना है, उसके बाद आपको ये भी देखना है कि कोई सरकारी सेप्टिक टैंक भी
कहीं आपके बिल्कुल मुख्य द्वार के बाहर तो नहीं आ रहा। अब आप कहेंगे ना गवर्नमेंट का सेप्टिक टैंक है, अनअवॉइडेबल है, इसे तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपका सपोज करिए कि 40 फुट फ्रंट है, आपको गेट कितने फुट का बनाना है? 10 फुट का बनाना है। तो वो 10 फुट के सामने कम से कम ये चीजें ना आए। भैया किसी के आता है तो ठीक कर लेंगे, अभी तो ये देख रहे हैं किसी का नया बनाना है, राइट? तो यहां तक आप सब लोगों को क्लियर है ये चीजें, राइट? एनी डिस्टेंस मीन्स मेरे भाई कि आप उस सेप्टिक टैंक से ऊपर ना गुजर के आओ। अब सपोज करिए आपके घर के बाहर की जो सड़क है, वो सड़क 40 फुट चौड़ी है, राइट? घर के बाहर की सड़क, लाइक मैं ड्राइंग बना के दिखा देता हूँ। ये आपका घर है, ये रोड है। अब ये रोड के यहां पर सेप्टिक टैंक आ गया, हमें कोई फर्क नहीं है, राइट? अब यहां हमारा गेट है, यहां सेप्टिक टैंक आ गया तो फर्क है ना। अब ये आप कंस्ट्रक्शन से पहले से देख सकते हैं। टी हिट क्या है? सिंपली अगर यहां पर एक रोड जा रही है सीधी, ये भी जा रही है, तो हम देख लेंगे कि ये हमारी टी हिट बन गई। सिंपल सी बात है कि हमारे घर पे सीधा कोई टी हिट तो नहीं आ रही। इतनी चीजें हम लोगों को देखनी है। अब ये तो रही हमारी कॉमन कॉमन सी चीजें जिनको हम देखते हैं। उसके बाद जब भी आप किसी लैंड पर जाते हो, तो वहां पर आपको अगेन मुख्य रूप से लैंड पर पहुंचने के बाद क्या क्या चीजें देखनी है आपको। बेटा फ्लैट के लिए कैसे करेंगे, हम यहाँ अभी लैंड की बात कर रहे हैं, फ्लैट तक भी पहुंचेंगे। अभी तो पहली क्लास शुरू हुई है। मैं पहली क्लास में 5 देवता फील्ड पढ़ा देता था पहले, लेकिन आपको आज इंट्रोडक्शन ही इतने जबरदस्त तरीके से दिए कि आप कंप्लीटली एक एनर्जी के अंदर आ जाओ। सीधा सिर्फ पढ़ा नहीं रहा। पेड़ मीन्स ट्री। क्यों इम्तिहान लोगे मेरा? चल, एनीवेज, उसके बाद हम लोगों को क्या देखना है कि जब भी हम कोई प्लॉट लेने के लिए जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट टेंटेटिव कंपास से देख सकते हैं। अब टेंटेटिव कंपास के अकॉर्डिंगली भी क्या उसका नॉर्थ ईस्ट उठा तो नहीं हुआ, साउथ वेस्ट दबा तो नहीं हुआ। बड़े इंपॉर्टेंटली 2-3 चीजें बताऊंगा अभी आपको। उसका नॉर्थ ईस्ट उठा तो नहीं हुआ, साउथ वेस्ट दबा तो नहीं हुआ। नॉर्थ ईस्ट उठाए उठाए तो साउथ वेस्ट ऑटोमेटिकली दब जाएगा ना। चैट बंद कर दो एक मिनट में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब 2-3 चीजें आप लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण तरीके से बताऊंगा। आप में से बहुत सारे लोग या आपके बहुत सारे क्लाइंट्स आपको पता है क्या कहेंगे कि सर जी आप ये बता दो कि ये प्लॉट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, राइट? किसी प्लॉट में अगर चले जाओगे जिसका नॉर्थ ईस्ट ऊंचा होगा या साउथ वेस्ट नीचा होगा या साउथ नीचा होगा वेस्ट नीचा होगा, वो प्लॉट उसको सस्ते रेट पर मिल रहा होगा। ध्यान से समझ लेना है, वो प्लॉट उसको सस्ते रेट पर मिल रहा होगा। आपने उस व्यक्ति को सिर्फ यही कहना है कि भैया बेचने के लिए लेना है ले लो, इसके अंदर मैं बाद में कुछ अमेंडमेंट्स करवाऊंगा। अमेंडमेंट क्या करानी होती है? मिट्टी डलवा के लेवल ही तो करवाना है, और तो कुछ नहीं करना हमें। अभी के लिए ये प्लॉट उस व्यक्ति को नुकसान दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बाद हमें ये अमेंडमेंट करवानी ही करवानी है, राइट? उसके बाद आप उस व्यक्ति को कह सकते हो कि ठीक है आपको प्लॉट लेना है, बेचने के लिए लेना है, ले लो। सेकंड थिंग, आप अगर किसी भी प्लॉट में जाते हो, अगर व्यक्ति कहते हैं कि भैया हम इस प्लेसमेंट को चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पर ये हिस्सा हमेशा ऊंचा रहेगा या ये वाला हिस्सा हमेशा ऊंचा रहेगा, ये हिस्सा नीचा रहेगा, तो आप बोलोगे कि आपको ये प्लॉट कभी भी नहीं लेना है। यानी कि नॉर्थ और ईस्ट का हिस्सा हमेशा ऊंचा रहेगा, साउथ और वेस्ट का नीचा रहेगा, तो आपको ये प्लॉट कभी भी नहीं लेना है, राइट? ये कंडीशंस यहां तक समझ में आ गई। उसके बाद जैसे ही आप उस प्लॉट के ऊपर खड़े हो, तो वहां पर हम 3 तरीके की एनर्जीज को चेक करते हैं। अब ये 3 तरीके की एनर्जीज क्या होती हैं? रजस, सतव और तमस। ये रजस, सतव और तमस को बहुत ही अलग अलग तरीकों से उलझाया भी गया है। बहुत ही अन्य अन्य तरीकों से मैंने इसमें ये देखा कि लोगों को ये बताया गया कि एक व्यक्ति को हमेशा सात्विक ही रहना चाहिए। एक व्यक्ति सात्विक ही रहेगा तो राजसिक कैसे बनेगा? हाँ, सात्विक भोजन से
एक व्यक्ति के शरीर के अंदर हमेशा एक अच्छी एक अच्छा हेल्दी सिस्टम रहता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। अब ये रजस सतत तमस होता क्या है, ये राजसिक सात्विक और तामसिक होता क्या है, इसको भी हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं हमेशा एक बेहतरीन एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल क्या है? आप लोग एक कार में बैठे हैं, एक कार को स्टार्ट करते हैं। जब आप एक कार को स्टार्ट करते हैं तो एक अजीब सी रैशनेस आती है, मशीन के अंदर एक स्पार्क आता है जिससे एक गाड़ी स्टार्ट होती है। वो जो एक अजीब सी रैशनेस है, एक अजीब सा स्पार्क है, आगे बढ़ने की एनर्जी है, वो रजस है। उसके बाद सत्व, वो कार अपने एक अच्छे स्मूथ फ्लो में चल रही है। जब एक चीज एक अच्छे बढ़िया स्मूथ फ्लो में चल रही है मतलब सत्व। जब वो कार एक जगह पर जाकर रुक गई, ठहर गई, खड़ी है, तो इसका मतलब तमस। इसलिए हम तमस को बोलते हैं डेड एनर्जी। बट एक्चुअल में डेड एनर्जी नहीं होती, उसका ऑरा तो तब भी होता है। तभी लोग कहते हैं कि तामसिक खाना मत खाओ, मतलब कि डेड फूड मत खाओ, यानी कि कोई मरे हुए जानवर को मत खाओ, तो उसे बोल देते हैं कि तामसिक खाना खा रहे, इसके अंदर की एनर्जी डेड हो रही है। लेकिन एक्चुअली वो एक ठहराव की स्थिति है। राइट? अब ये रजस सतव और तमस की एनर्जीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं अलग अलग कार्यों के लिए? जब भी हम बात करते हैं किसी इंडस्ट्री की, तो एक इंडस्ट्री के अंदर क्या हमेशा एक रैशनेस दिखाई देती है? हमेशा ठक 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 होते रहना, हमेशा वहां पर कुछ ना कुछ शोर शराबा होते रहना, मशीनों का की आवाज आपके कान के अंदर आते रहना, इतने सारे लोगों का वहां पर होना। और फैक्ट्रीज में आप लोगों ने मैक्सिमम फैक्ट्रीज को देखा होगा कि चौबीसों घंटे वो फैक्ट्रीज चलती हैं, तो वहां पर हमें हमेशा रजस की एनर्जी की जरूरत होती है। तो जब भी हम एक लैंड को सिलेक्ट करने के लिए जाते हैं, तो आप देखोगे अगर वहां पर रजस की एनर्जी है तो वो बहुत अच्छी है। आपने अब मैक्सिमम देखना किसी भी शहर के अंदर कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वो इंडस्ट्रियल एरियाज जो पुरानिक इंडस्ट्रियल एरियाज होते थे, उनके लिए सरकार ने अलग से एक लैंड दी हुई होती थी। और मैक्सिमम शहरों के अंदर वो लैंड साउथ के अंदर होती थी। अब कभी नोटिस करके देखना, मैक्सिमम सिटीज की बात कर रहा हूं, वो लैंड साउथ की तरफ आपको दिखाई देगी। और वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया अलग से दिया जाता था कि आपको अगर इंडस्ट्री लगानी है तो आप यहाँ पर लगाइए। हमारी सरकारें भी खूब सूझबूझ रही हैं, उन्हें पता है कहाँ पर किस प्रकार की एनर्जीज हैं। और जहां पर इतनी ज्यादा रैशनेस होगी वहां पर तमस की एनर्जी ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाएगी। घरों के लिए अलग से टाउनशिप्स एरियाज दिए जाते थे, बाजारों के लिए अलग से जगह दी जाती थी। तो ये सिस्टम पहले से ही हमारे बने हुए हैं। आज की डेट में जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनको जब जहां जो जमीन मिलती है वहां पर कुछ भी बना देते हैं। आज की डेट में कुछ ऐसा सिस्टम हो गया है। पहले थोड़ी बहुत इस तरीके से चीजें प्लान मैनर में चलती थी। जब भी हम बात करते हैं किसी के घर के लिए, तो किसी का घर अगर सतव एनर्जी के स्थान पर होगा, तो उसके लिए वो जगह सबसे ज्यादा बेटर होगी। आपको वहां पर सुकून मिलेगा। घर में हमें शांति चाहिए होती है, घर में हमें एक पॉजिटिवनेस चाहिए होती है कि एक स्मूथ फ्लो। यार यहाँ पर आकर ना बड़ी शांति का एक एहसास होता है। तमस, किसी की गोडाउन्स के लिए, किसी की बिजनेस प्लेस के लिए तमस की एनर्जी, कितना सारा सामान रखा हुआ होता है। स्टोरेज शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का बिजनेस प्लेस सतव की एनर्जी पर भी हो सकता है, किसी का बिजनेस प्लेस तमस की एनर्जी फील्ड पर भी हो सकता है। जब भी किसी के हम शोरूम की बात करते हैं, क्योंकि वहां पर हमें बहुत ज्यादा ठक ठक नहीं चाहिए, हमें थोड़ी मूवमेंट भी चाहिए और थोड़ा ठहराव भी चाहिए। और थोड़ा ठहराव होना वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या एक धरती के अंदर मात्र एक ही तरह की एनर्जी होती है? नहीं। हर एक धरती की प्रकृति के अंदर, हर एक इंसान के अंदर ये तीनों एनर्जीज होती हैं। यानी कि हम लोग किसी इंसान के अंदर रजस सतत तमस तो देखते ही हैं, लेकिन साथ ही में क्या हम वात पित्त कफ को भी देखते हैं? ये तीन एनर्जी से ही पूरी की पूरी सृष्टि चलती है। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ही इस पूरी की पूरी धरती को चला रहे हैं।
हम लोग आगे जाकर जितनी भी रेमेडीज करेंगे आप देखेंगे वो भी 3-3 के सेट में ही करेंगे। ये 3 चीजें हैं जिसमें हम बहुत बार ये देखते हैं कि एक चीज डोमिनेंट हो जाती है। जब एक चीज डोमिनेंट हो जाती है तो बाकी चीजों को सप्रेस कर लेती है। जैसे कि अगर हम किसी एक स्थान पर गए जहां पर रजस की एनर्जी डोमिनेंट है, हम किसी प्लॉट पर खड़े हैं जहां रजस की एनर्जी डोमिनेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर सत्व और तमस की एनर्जी नहीं है। हर एक चीज में तीनों एनर्जीज मौजूद होती हैं, बस एक एनर्जी थोड़ी सी डोमिनेंट होती है। बहुत सारे लोग पल्स से लैंड एनर्जी को चेक करते हैं। बड़ा मजा आता होगा आप लोगों को भी वीडियोस देखकर। आप लोग भी सोचते होंगे कि चलो हम लोग भी कभी ये सीखेंगे। अभी 2 मिनट में सिखा देता हूँ, इम्प्लीमेंट करने की कभी जरूरत है नहीं, क्योंकि ये पल्स से हम जमीन की पल्स नहीं, एक इंसान की पल्स देखते हैं। जब भी हम किसी वैद्य जी के पास जाते थे तो वैद्य जी क्या हमारी इस पल्स को देखकर हमारे शरीर के अंदर जो भी कोई बीमारी है उसके बारे में पता लगा लेते थे। जब भी हम अपनी पल्स को देखते हैं तो यहां से जब आप देखेंगे तो आपको ये फर्स्ट, सेंटर में और पीछे 3 जगह पर अपनी पल्स दिखाई देगी। जब आप इसको अपनी ऐसे 2 या 3 फिंगर्स को इस तरीके से यहां पर लगाकर देखने की कोशिश करेंगे, इन तीनों में से कहीं एक जगह पर आपको वाइब्रेशन ज्यादा दिखाई देगी। जिस जगह पर वाइब्रेशन ज्यादा दिखाई देगी मतलब कि आपकी उस प्रकृति में कोई प्रॉब्लम है। आप किसी लैंड पर जाकर खड़े हो जाते हो तो वहां पर इसको इसी तरीके से मान लिया जाता है कि ये रजस है, ये सत्व है, तमस है। लेकिन क्या इस तरीके से अगर 2 अलग अलग व्यक्ति गए हैं, एक को बुखार है और एक बड़ा स्वस्थ है, वो अपनी पल्स से क्या जमीन की लैंड की पल्स को चेक कर सकता है? मैंने बोला था पहले ही दिन, आज अभी पहला दिन ही है, बड़े सारे मिथ्स को ब्रेक करूंगा कि एक्चुअल में कई बार क्या क्या चीजें चल रही हैं और आपको कहां कहां पर सावधान रहना है। अगर आप एक योगी हैं, अगर आप एक बहुत बड़े इंट्यूटिव पर्सन है, अगर आपका खान पान बहुत सही है, तब जाकर आप इससे किसी धरती पर खड़े होकर भी चेक कर सकते हो कि रजस सतव सतव तमस है या नहीं है, या कितने कितने परसेंटेज में है। अदरवाइज एक आम व्यक्ति जिसका आज की डेट में खान पान सही नहीं है, सुबह पिज्जा खाकर किसी लैंड टेस्टिंग के लिए चला गया, उसको समझ ही नहीं आएगा कि एक्चुअल में ये लैंड की एनर्जी है क्या। तो देखो आपके कितने कितने बड़े मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आप सोचते होगे ना कि चलो ये भी सीखना है यार, पल्स टेस्टिंग किस तरीके से होती है, आज आ गई। फोटो खिंचाने के लिए बड़ा सुंदर है, किसी क्लाइंट के पास जाओ तो वहां जाकर ऐसे खड़े हो जाओ, मैं आपकी यहाँ की लैंड की एनर्जी टेस्ट कर रहा हूँ। होगा क्या उससे? होगा क्या? कुछ नहीं होता। इवन जो कोई बनी हुई इंडस्ट्री होती है या कोई बना हुआ घर होता है, मैं वहां पर भी जाकर कभी नहीं देखता कि ये रजस सतव या तमस का है या नहीं, क्योंकि वहां पर मैं उस जगह की प्रकृति को बदल सकता हूं। कुछ ऐसे टूल्स हैं जिससे हम प्रकृति को बदल सकते हैं, लेकिन क्या हमें प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ करनी चाहिए? आज की डेट में तो साइंस ने भी इतनी तरक्की कर ली है कि एक मेल पर्सन को फीमेल या फीमेल को मेल बनाया जा सकता है। ऐसे ही प्रकृति का हिसाब होता है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं होती। हमारी जो ये 45 की 45 देव शक्तियां हैं, बड़े ध्यान से समझिए, हमारी जो ये 45 देव शक्तियां हैं, इन सब के अंदर रजस सतव और तमस की अलग अलग एनर्जी फील्ड्स हैं। व्यक्ति को प्रॉब्लम ही उन एनर्जी फील्ड्स में आ रही होगी जहां पर दूसरी एनर्जी फील्ड डोमिनेट कर रही होगी। हम सिर्फ उनको एक्टिव करके इन एनर्जी फील्ड्स को बेहतर कर देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ? कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। अगर नई इंडस्ट्री लगानी है, नया घर बनाना है, तो ये चीज देखनी जरूरी है। लेकिन अगर ऑलरेडी कोई चीज बनी हुई है तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। ये 3 के बाद हमें सबसे पहला क्या करना है? रजस सतव और तमस टेस्ट कैसे करेंगे? टेस्ट कैसे करेंगे? किसी भी एक जगह पर जाएंगे, जब थोड़े इंट्यूटिव हो जाएंगे ना तब तो बड़ा इजी हो जाएगा, जाकर मिट्टी को हाथ में उठाओ। अगर तो बड़ी ही अग्रेसिव फीलिंग आई तो समझ लो कि वो धरती रजस डोमिनेंट है। अगर आपको बड़ी स्मूथ फीलिंग आई, यार बड़ा मजा आ रहा है यहाँ के, तो समझ लो वो एनर्जी फील्ड सतव डोमिनेंट है।
अगर वहां पर मिट्टी को उठाकर कुछ एहसास ही नहीं हुआ, गुम सा हो गया, तो समझ लो कि तमस एनर्जी फील्ड वहां पर डोमिनेंट है। ये तो है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? जब हम डाउजिंग सीखेंगे तो अब पेंडुलम डाउजिंग से या ऑरा स्कैनर से, ऑरा स्कैनर के अंदर तो हम उस जगह की मिट्टी को भी डालकर टेस्ट करते हैं, या उस ऑरा स्कैनर के अंदर मिट्टी डालकर हम चेक कर लेते हैं कि ये मिट्टी किस प्रकृति की है, ये रजस की है, सतव की है, या तमस की है। तो रजस सतव तमस का टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। थोड़ा सा ऐसे या ऐसे या ऐसे। हम्म। पुराने लोग तो मत ही बोलो, नए लोगों की जरूरी है भैया। पुराने लोगों को तो मुझे पता है बहुत सारी चीजें आती हैं, मजे लेने आते हो आप तो क्लास में। ठीक है, चलो 2 घंटे अच्छी मूवी देखते हैं, एंजॉय करते हैं। एनीवेज, राइट। उसके बाद, इस स्टेप के बाद हम लोग कुछ कुछ और स्टेप्स को किस तरीके से देखते हैं। विश्वकर्मा प्रकाश के अनुसार कई स्टेप्स हैं जो दिए गए हैं एक लैंड एनर्जी टेस्टिंग के लिए, जिसमें हम एक लैंड के अंदर कहीं पर भी 1.5 फीट बाय 1.5 फीट बाय गहरा 1.5 फुट खड्डा करते हैं। उस खड्डे की मिट्टी को, उस खड्डे से मिट्टी निकालते हैं, मिट्टी उसके अंदर दोबारा भर देते हैं। एक खड्डा कर लिया लैंड के अंदर हमने, उसकी मिट्टी बाहर निकाल ली, उसी मिट्टी को हमने दोबारा अंदर भर दिया। अगर तो वो मिट्टी उस खड्डे के बाहर तक आ गई, जो फर्टाइल लैंड होती है ना उसमें बाहर तक आती है, अगर तो बाहर तक आ गई तो समझ लीजिए उस जगह पर एनर्जीज अच्छी हैं। अगर वो बराबर तक रहेगी तो समझ लो ठीक ठाक है। अगर वो कम हो गई तो समझ लो कि वहां पर एनर्जी अच्छी नहीं है। क्लियर हो गया ये? उसके बाद दूसरा, एक और खड्डा कर सकते हैं। उस खड्डे के अंदर पानी फिल कर लीजिए, पूरा 1.5 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का खड्डा करिए। उस खड्डे के अंदर पानी फिलअप कर लीजिए। 100 कदम दूर जाइए, 100 कदम पास आइए। अगर तो पानी उतना ही है, इसका मतलब वहां पर एनर्जी बहुत अच्छी है। अगर वहां पर वो पानी 3 से 4 इंच कम हुआ, मतलब ये ठीक ठाक है। अगर वहां पर पानी 6 इंच से नीचे चला गया सिर्फ इतने समय में, तो समझ लो कि वो लैंड अच्छी नहीं है। राइट? दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट, एक क्रॉप सिस्टम होता है कि आप वहां पर जौ के बीज डाल दो और 1 हफ्ते बाद देखो कि क्या वहां पर जो क्रॉप है वो फर्टाइल हुआ या नहीं हुआ। लेकिन इतना समय भी किसी के पास नहीं होता। मैं ये इस टेस्टिंग को बहुत ज्यादा नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंटली जो मैं टेस्टिंग को करता भी हूं वो ये है, एक 4 मुंह वाला दिया लो। एक दिया होता है ना जिसके 4 मुख होते हैं, 4 मुख वाला दिया लो। वो 4 मुख वाला दिया, आप एक खड्डा करो छोटा सा, उस खड्डे के अंदर चारों 4 बातियां लगाकर घी से भरकर वो दिया वहां पर रख दो। कुछ देर बाती को चलने दो। चारों जगह पर आपने बाती को जला देना है। बातियों की फेसिंग कैसे करनी है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट की तरफ। राइट? अगर तो ईस्ट की लॉ ज्यादा बड़ी है, अगर ईस्ट की लॉ ज्यादा बड़ी है, तो इसका मतलब वो जगह आपके घर के लिए सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। राइट? अगर साउथ की लॉ ज्यादा बड़ी है, तो समझ लो कि वो आपके फैक्ट्री के लिए सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। अगर नॉर्थ की लॉ ज्यादा बड़ी है, तो समझ लो कि वो आपके बिजनेस प्लेस के लिए सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। अगर वेस्ट की लॉ ज्यादा बड़ी है, तो आप उस जगह को बिल्कुल भी नहीं लेंगे। क्लियर? दोबारा रिपीट कर देता हूं। ईस्ट हमारे घर के लिए, साउथ फैक्ट्री के लिए, नॉर्थ बिजनेस प्लेस के लिए, कोई भी ऑफिस है, शोरूम है, वेस्ट किसी के लिए भी नहीं। अगर मंदिर बनाने के लिए ले रहे हैं तो वेस्ट की सबसे बढ़िया होती है, क्योंकि ये मोक्ष का स्थान है। ठीक? ये एक अलग स्टेप हुआ। इन सब चीजों के अलावा मेरी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस किस तरीके से रहती है? मेरी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में मैं व्यक्ति को वहीं पर खड़ा करके
उस जगह की मिट्टी को ऑरा स्कैनर के अंदर डालकर मैं जनरली क्वेश्चन आंसर के थ्रू ही ये देख लेता हूं कि ये जगह इनके लिए अच्छी है या नहीं। ये है हमारी लैंड टेस्टिंग की प्रतिक्रियाएं। यहां तक क्लियर है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोर हो गए? बोर तो नहीं हुए लगते, क्योंकि जितने लोग शुरू से थे उतने तो हैं। बोर होते तो चले जाते। एनीवेज, लास्ट वाला बता दो बेटा। अगर हम जो एक दिया ले लिया, अगर ईस्ट की लॉ ज्यादा बड़ी है, लॉ होती है ना दिए की। अब आपने कोई पार्शियलिटी नहीं करनी कि घर लेने के लिए गए ईस्ट वाली बाती थोड़ी बड़ी रख दी, ऐसा नहीं करना। इक्वल आपने बातियां लगानी है, इक्वल आपने सिस्टम रखना है, उसमें आपने दिया जलाना है। अच्छा, ऑरा स्कैनर वाला, ऑरा स्कैनर जब मैं आपको चलाना सिखाऊंगा ना, तब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे ये सारी चीजें करी जाती है। ठीक है? इसी ऑफिस में प्रैक्टिकली किसी को बुलाकर, बल्कि एक व्यक्ति की एनर्जी को भी कैसे स्कैन किए जाते हैं ये भी दिखाऊंगा। ठीक है? कोई भी पॉइंट मेरे भाई इनमें से छूट जाए ना, तो आप रिकॉर्डिंग में देख लेना। वैसे भी आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग एक बार देखनी पड़ेगी, इतनी जल्दी डाइजेस्ट होने वाला टॉपिक है नहीं है। आज तो इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन चल रही है, कल से असली मैदान के अंदर उतरेंगे हम। ओके, तो ये था हमारी लैंड टेस्टिंग की एक प्रतिक्रिया, जो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही में जब भी हम किसी व्यक्ति के लिए लैंड देखने के लिए जाते हैं, तो हम कुछ ओमन्स का ध्यान भी रखते हैं। अब ये ओमन्स किस तरीके के होते हैं कि अगर कहीं पर आप देख रहे हैं कि कुत्ता बहुत ज्यादा भौंक रहा है, तब भी उस व्यक्ति के लिए चीज अच्छी नहीं है। बिल्ली रास्ता काट गई, ये चीज अच्छी नहीं है। आपको कोई मरा हुआ पंछी रास्ते में दिख गया, ये लैंड अच्छी नहीं है। आप कहीं पर रास्ते में जा रहे हैं, आपको कहीं पर रथ दिख जाता है, कहीं पर आपको खिले हुए फूल दिख जाते हैं, आपको रास्ते में कोई भगवान की सवारी दिख जाती है, तो आप रास्ते में ही देख सकते हैं कि ये जो जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं वो उस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि वो लैंड उस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी है। आप एक लैंड के अंदर खड़े हैं, कंटिन्यूअसली डॉग्स के भौंकने की आवाज आपके कानों में पड़ी जा रही है, पड़ी जा रही है, वो चुप ही नहीं हो रहा। कितने भी सस्ते में मिल रही हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, कभी ऐसी लैंड को आप नहीं देखेंगे। लैंड सिलेक्शन के अंदर या प्रॉपर्टी बाइंग के अंदर बेटा, अभी धीरे धीरे बताऊंगा। अभी कंसल्टेशन कहाँ, अभी तो चलेंगे कंसल्टेशन के ऊपर। ये भी बताऊंगा पैसे ज्यादा कैसे लेने हैं, थोड़ा सा इंतजार करो। 21 दिन की क्लास है, एक दिन हुआ है। और एक चीज मैं और मेरी टीम जहां पर झूठ बोल देते हैं वो ये है कि 21 दिन के अंदर कोर्स खत्म हो जाएगा। पता नहीं है, पिछला कोर्स 1.5 महीने में खत्म हुआ, वो भी 21 दिन का था। वैसे चाहे क्लासेस 25 लगी, 30 लगी, जो हमारा बेसिक होता है प्रोफेशनल, इसको हम कोशिश करते हैं कि 21 में खत्म कर लें। समझिए, जब भी आप कोई लैंड परचेज करते हो ना, तो वहां पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो मैं समझता हूं। क्योंकि आप जब एक बेहतरीन वास्तु कंसल्टेंट बन जाएंगे, आपको लोग हर रोज कंसल्ट करेंगे, भाई साहब ये लैंड ले लें ना लें, या खुद के लिए आपको कैसे करनी है। कोई एक व्यक्ति बहुत ही मजबूरी वश बेच रहा हो, या उसके साथ कोई धोखा हुआ हो, धोखे वाली लैंड कभी मत लेना, कभी मत लेना, कभी फलेगी नहीं। कोई मजबूरी वश बेच रहा हो, उसको बहुत ज्यादा पैसे मत कम करने के लिए बोलना, क्योंकि हर एक जगह के साथ एक भाव भी होता है। हमें उस भाव को देखना समझना बहुत जरूरी होता है, हर एक जगह के साथ। ठीक। दूसरी चीज, बैंक की नीलामी वाली जगहें बड़ी इजीली मिल जाती हैं, राइट? बहुत सस्ते में भी मिल जाती हैं। क्या हम वो ले सकते हैं? खुद के रहने के लिए, खुद के व्यापार करने के लिए कभी भी नहीं। खुद के रहने के लिए, खुद के व्यापार करने के लिए कभी भी नहीं। हाँ, वो जगहें ली जा सकती हैं, एक बार उसका नक्शा स्टडी करके। आज एक ब्रह्मास्त्र आप सब लोगों को दूंगा जो भी नए हैं। कोई भी फैक्ट्री अगर आप बंद देखो, किसी का भी व्यापार बंद देखो,
उसमें सिर्फ एक जगह में प्रॉब्लम होगी, वो है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट की प्रॉब्लम की वजह से ही एक फैक्ट्री बंद हुई होगी, अन्यथा एक फैक्ट्री को कोई बंद नहीं कर सकता। एक फैक्ट्री वाले व्यक्ति के खुद के अंदर ऐसी रजस की एनर्जी होती है, राजा होता है जो जल्दी जल्दी हार नहीं मानता। कभी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलकर देखना, टूटा पड़ा होगा, 10 करोड़ 20 करोड़ का लोन होगा, बंद करने की बात नहीं करेगा, चलाएगा, वो बंद नहीं करता जब तक वो खत्म ना हो जाए। खत्म होता है वो साउथ वेस्ट की वजह से। तो आप ऐसी जगहों पर चेक कर सकते हैं, अगर आपको ये प्रॉब्लम दिखती है तब आप एक व्यक्ति का प्लॉट ले सकते हैं, अगर कोई नीलामी वाला हो। लेकिन दूसरी, जैसे मैंने आपको बताया, हम आगे जाकर एनर्जीज को पढ़ेंगे, तो अगर कहीं पर पीवाई एनर्जीज हमें मिलती हैं तो हम वो जगह कभी भी नहीं लेंगे। क्लियर? खुद के काम करने के लिए फिर भी नहीं लेंगे, आगे बेचने के लिए लेनी है हम ले सकते हैं, जब भी हम कोई लैंड परचेजिंग देखते हैं। तो जब भी हम कभी कोई लैंड बाय करने की बात करते हैं, ये सब स्टेप्स से तो हम गुजरते ही हैं, साथ ही में उस समय पर हम ये जरूर ध्यान रखते हैं कि एक्चुअल में उसके आसपास की सराउंडिंग्स क्या है। अब आसपास की सराउंडिंग्स माने हम घर बनाने के लिए किसी घर की जगह के लिए लैंड ले रहे हैं, तो वहां पर 100 मीटर बोला जाता है वैसे, लेकिन आज की डेट में तो मैं कहता हूं कि 100 फुट का भी अगर फासला मिल जाए तो बढ़िया है। 100 मीटर के फासले में शमशान घाट ना हो, मंदिर ना हो, अस्पताल ना हो, स्कूल ना हो। ऐसा क्यों? जब भी हम कोई घर के लिए ऐसी लैंड लेते हैं, तो उस जगह पर ऐसी कोई भी जगह होने से बहुत सारे लोगों का आगमन वहां पर होने से वहां की लैंड एनर्जीज बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है, और लोगों की नेगेटिव एनर्जीज वहां पर छंटने की वजह से आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम लोग ये अक्सर कहते हैं ना कि हमारा घर मंदिर के आसपास नहीं होना चाहिए। अब बड़े लोगों को ये चीज हजम नहीं होती कि मंदिर के आसपास घर ना होने का मतलब क्या है। मंदिर तो बड़ी पॉजिटिव जगह है। मंदिर इतना पॉजिटिव होता है कि कोई भी नेगेटिव व्यक्ति जब मंदिर के अंदर जाता है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी मंदिर के बाहर ही छंट जाती है। जब वो नेगेटिव एनर्जी छंटेगी तो कहीं तो जाएगी, वो आपके उसी एरिया के अंदर रहती है, जिस वजह से मंदिर के पास घर ना बनाने के लिए बोला गया। वैसे जो तीसरे पैर की मंदिर की शैडो होती है, वो आपके घर के ऊपर कभी भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वो आपको हमेशा दबा देती है। जब वेस्ट की जब शैडो पड़ती है आपके घर के ऊपर, तो वो आपके घर की एनर्जीज को दबा देती है। वो मुख्य रूप से हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा गया है। राइट? आज की क्लास को हम यहीं पर विराम करते हैं, क्योंकि मुझे अब अपने 45 देव शक्तियों के आगमन को शुरू करना है, एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड कि इस चीज को हम बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आगे लेकर जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आज संडे है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा कोई कोर्स संडे को स्टार्ट हुआ है पिछले 6 साल में। अब पता नहीं कि ऐसी प्रवृत्ति क्यों हुई है, कुछ नंबर्स की वजह से, डेट्स की वजह से ऐसा जरूर हुआ। मैं नहीं चाहूंगा कि आज क्लास को मैं और लंबा खींचूं। 5 मिनट के लिए आप लोगों को अनम्यूट की ऑप्शन दूंगा और अभी ग्रुप ओपन करूंगा। पहले दिन सिर्फ मैं एक ही चीज चाहता होता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ इतना बताइए कि क्लास कैसी थी, अच्छा लगा या नहीं लगा। और जो भी डाउट्स हैं, कल से हम लोग 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक कंटिन्यूअसली डाउट्स लेंगे। 6:40 पे शार्प आप लोग आ जाएंगे। कुछ भी हो जाए, मैं 6:44 या 6:49 पे क्लास शुरू कर दूंगा। 6:40 पर अगर मुझे दिख गया कि अच्छे खासे लोग आ गए तो मैं 6:40 पर भी शुरू कर दूंगा। तो आपको 6:40 से पहले पहले आना ही आना है, ताकि हम लोग क्लास को अच्छे तरीके से शुरू कर पाए। मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस होंगी, संडे क्लासेस नहीं होंगी। ये तो आज शुरू हो गया है, इस वजह से एक कंटिन्यूटी है। लेकिन सबसे मजेदार चीज ये है कि कंटिन्यूटी के अंदर 7 दिन में आप और चीजें बहुत बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। रोज जो हम डाउट सेशन करेंगे, वो डाउट सेशन स्पेसिफिकली हमने जो टॉपिक पढ़ा हुआ होगा उसी के ऊपर होगा। इसके अलावा अगर आपके अन्य कोई बेसिक के प्रोफेशनल के डाउट्स होंगे, आपको उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से फेसबुक ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। आप वहां पर अपने वो डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आप लोग देखिए, मैं पढ़ाऊंगा, अगर आपको भूधर आर्यमा विस्वान मित्र, आप लोग मुझे पूछते रहेंगे सर यहाँ पर टॉयलेट होने से क्या होगा,
वॉशिंग मशीन होने से क्या होगा, तो कोई मजा नहीं आएगा, आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी। मैं चाहता हूं कि इस बार का कोर्स हम सबसे बेस्टेस्ट कोर्स बनाएं और अपने आप को इस तरीके से एलिवेट करें कि वास्तव में हमें समझ आए कि कोई एक व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम है, उसको सिंपली बोल दिया, अरे यार कुछ नहीं, तू अपने नॉर्थ में जाकर ना 5 इलायची रख दे और देख तेरी जॉब 4 दिन में लग जाएगी। मैं आप लोगों को सच में अब उस लेवल का बनाना चाहता हूँ इस कोर्स के अंदर। एंड आई प्रॉमिस कि इसमें हम बहुत बहुत सारी चीजें और एलिवेट करके भी रखेंगे। राइट, आपको अभी मैं अनम्यूट की ऑप्शन दे रहा हूँ। अभी मैं ग्रुप जरूर ओपन करूंगा आपका। मुझे लास्ट डे रिव्यू नहीं चाहिए होते, पहले दिन आप लोग जरूर रिव्यू दिया करिए कि क्लास हमारी कैसी थी। बहुत ही सर जी अच्छी है सर, आपके बहुत मैंने बढ़िया बेसिक नहीं सर किया तो एडवांस मुझे एक चलेगा सर? क्वेरी है बहुत सर, बढ़िया क्वेरी है। थैंक यू। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी अच्छा क्लास कर थी। रहे सो हैं। मच क्या सर। करूं मैं अभी थैंक यू इस सो मैं आपको मच। थैंक यू ज्वाइन थैंक यू नहीं सो कर मच। वन पाऊंगी बाय सर, वन, वन क्योंकि बाय मेरी वन। ऑलरेडी थैंक यू एस्ट्रोवास्तु वेरी की क्लास मच। चल रही है सर। मैं अरे बहुत भाई जल्दी वन बाय नेक्स्ट क्लास में वन, आपको ज्वाइन करूंगी सर। बहुत आई अच्छा एम है सॉरी, सर, मैं आपको बहुत इस अच्छा समय अच्छा वन आपको बाय ज्वाइन वन, नहीं इट्स कर पा ओके, रही हूँ, लेकिन मैं इट्स ओके मेरे भाई, आते इट्स हुए भी ओके, नहीं वन कर बाय पा वन। रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट जब आपकी क्लास होगी अरे सर, मैं इट्स जरूर ओके, ज्वाइन करूंगी आपको। इट्स सर ओके, सर वन मैंने बाय वन। सर जी मैंने बेसिक सर नहीं मेरी एक किया तो क्वेरी है। एडवांस चलेगा? बहुत ज्यादा लगा। सर यू आर आपने बेसिक रियली नहीं किया हुआ है, कहीं अमेजिंग से नहीं सर। किया हुआ है। एक सेकंड, सर जय श्री एक सेकंड कृष्णा प्लीज, वन, सर। जी सर। एक सेकंड, एक सर सेकंड। अमेजिंग सर मैंने सर। आप सर बेसिक नहीं एक किया है तो सेकंड एडवांस कर सकता सर हूँ सर? सर रिकॉर्डेड वीडियो आपको कब मिलेगा सर? 16, सर आपको 1 मिनट, अभी अभी 2 मिनट के लिए सब लोग म्यूट करेंगे प्लीज। एक जी मिनट प्लीज, प्लीज जी म्यूट। सर। 2-3 चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जी अगर आपको 16 दिशाओं का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, प्लीज सर, प्लीज ये 2-3 चीजों का आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप लोगों को 16 दिशाओं का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज प्लीज आप ये एडवांस अभी मत करिए। आपको पहले बेसिक आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत भी 16 दिशाओं का अंदाजा है, थोड़ा बहुत बेसिक आता है, तब आप ये कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये आपकी नॉलेज को एलिवेट करेगा। फिर आपको एटलीस्ट एक टर्मिनोलॉजी तो समझ में आ जाएगी ना कि नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, जो भी 16 दिशाओं का तो आपको। पता है सर जी, ये पता सर है। जी मैं वही कह रहा हूँ, सर बेसिक एक बेसिक क्वेश्चन आना है चाहिए। मेरा। मैम एक मिनट प्लीज, 1 मिनट, 1 मिनट का मुझे समय दीजिए। ओके ओके। दूसरी चीज, आप सब लोगों को रिलेशनशिप मैनेजर्स आपके मिले हुए हैं, जिन लोगों ने जहां पर भी पेमेंट करी है, जो भी जैसे भी सिस्टम है, तो आप लोगों को आपके रिलेशनशिप मैनेजर्स मिले हुए हैं। आप लोग रिकॉर्डिंग के लिए उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। पिनाकल वास्तु की एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आचार्य विकुल बंसल की ऐप सिर्फ रिकॉर्डिंग्स के लिए, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों ऐप्स को डाउनलोड करके आप रिकॉर्डिंग्स का इजी एक्सेस ले सकते हैं। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको कभी भी आती है, तो आप ये एक कंप्लेंट नंबर हमारा ले सकते हैं। एक सेकंड, चीनी ने फोन करी। ये एक कंप्लेंट नंबर हमारा ले सकते हैं, 9056731046। ये व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिए। राइट, इसके ऊपर आप कोई भी आपकी क्वेरी डालेंगे, वो विद इन 2 to 24 आवर्स कंप्लीट होगी इन ऑफिस आवर्स। राइट, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी दिक्कत होगी, आपको क्लासेस में बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर भी अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हुई, तो आप मुझे क्लास में बोल सकते हैं कि सर मैंने यहां पर भी बोला। पहले आपको अपने आरएम को ही बोलना है। पिनाकल वास्तु की बहुत बड़ी टीम है, आप सब लोगों को डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप मैनेजर्स मिले हुए हैं। इसके बाद आप इस नंबर पर कभी भी मैसेज कर सकते हैं। अगर अभी भी मैसेज करेंगे तो मेरी टीम सुबह आकर पढ़ लेगी, आपको जो भी कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, आपको वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। राइट, जो थैंक भी यू सर। रिकॉर्डिंग्स होंगी, जो भी रिकॉर्डिंग्स होंगी, वो आपकी ऐप में सुबह 11 बजे अपलोड हो जाएंगी। वैसे आप में जितने भी लोग हैं, आप लोगों को मेरी टीम ने जब जब भी एनरोल किया होगा तो बताया होगा, और आप ऐप रिफ्रेश करके देखेंगे, ये कोर्स ऑटोमेटिकली आपको वहां दिखाई दे रहा होगा। जो लोग पुराने हैं, यानी कि जिन लोगों ने 2-3 दिन पहले की एनरोलमेंट करा रखी है, अभी जिन लोगों ने आज ही कराई, तो हो सकता है उन लोगों को ये चीज के बारे में इल्म ना हो। ठीक है जी, अब ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए। सर किसी का सर कोई आरएम नहीं एक है, क्वेश्चन। इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हु इज माई रिलेशनशिप मैनेजर, आपको उनका नाम और नंबर मिल जाएगा। राइट, सर एक सर एक चीज क्लियर करना था। हाँ जी। सर जो ग्रेडिंग क्लास है सर, आप प्लीज उसे दोबारा लेंगे क्या?
ग्रेडिंग क्लास जो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग वाली थी, या सर एग्जैक्टली उसी में मैं प्रॉब्लम आ रहा सोच रहा हूँ क्योंकि अब उसके अंदर रिपोर्ट्स एंड ऑल दैट का सिस्टम अच्छा बन चुका है, तो जी। अगर हो सके तो मैं कल तक आपको बता दूंगा, फिर हम इस संडे को ही कर लेंगे, नेक्स्ट संडे दोपहर के सर, समय कोई 2 घंटे निकाल कर। जी सर, क्योंकि ग्रेडिंग क्लास में ये प्रॉब्लम हो रहा है, जब हम ग्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें मेजरमेंट्स नहीं ले रहा है ग्रेडिंग ऐप, और उसमें ना Don't सही worry. डायरेक्शंस नहीं आ रही हैं सर। सब कुछ सही है मैम, थोड़ा यूज करने में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, सब कुछ सही है। मैं खुद रोज यूज करता हूँ, मेरी पूरी टीम रोज यूज करती है, कितने लोग रोज यूज करते हैं। सर एक सर बार मे उसमें बी अब कीजिएगा। सर मे बी हम उसे सही से नहीं यूज कर पा रहे। सर प्लीज एक क्लास जरूर रखवा दीजिए सर, आई कोई बात नहीं रिक्वेस्ट यू। मैम, 100% मैं बोल रहा हूँ, कोशिश Okay. करेंगे कि इसी संडे को मैं रखवा लूं, क्योंकि उसके अंदर तो डेवलपमेंट्स इतनी हो गई हैं, एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, हर तरीके की डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, एंड सारी की सारी रिपोर्ट्स दे आर वेरी वेरी अमेजिंग। एंड सिर्फ और सिर्फ जो हमारा गुरुकुल पिनाकल गुरु एआई है, थोड़ा सा उसमें प्लस माइनस चल रहा है, इट्स ओके, क्योंकि एआई सिस्टम में थोड़ा हेलुसिनेट करता है, बाकी जो भी चीजें हैं उसके अंदर दे आर वर्किंग परफेक्टली फाइन। सर इसमें हिंदी भी आएगा ना, हिंदी हिंदी भी आएगा। नेक्स्ट डेवलपमेंट मेरी हिंदी के साथ साथ जी हमारी सारी इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर चल रही है। थैंक सर। सर आफ्टरनून में अटेंड करना मुश्किल हो गया। वन क्वेश्चन सर, मेरा वन क्वेश्चन सर, एस्ट्रो वास्तु का क्लास होगा सर? एस्ट्रो वास्तु का क्लास होगा सर? एस्ट्रो वास्तु, हेलो, मतलब समझा नहीं मैं। एस्ट्रो वास्तु का क्लास होगा सर? एस्ट्रो वास्तु का कोर्स कब होगा या फ्री क्लास कब होगी? कोर्स कब होगा सर? कोर्स 1 मई को है उसका। 1 मई से स्टार्ट होगा, ठीक सर है। उसका चार्ज क्या है सर? अरे मेरे देवियों, ऐप डाउनलोड कर लेना, मेरा ये काम नहीं है। ओके सर, ओके मैं सर, सिर्फ thank इतना you। चाहता हूँ, अब आज से आप सब लोग मुझसे एक वादा जरूर करेंगे, कल से खाना नहीं खाएंगे लेकिन मेडिटेशन जरूर करेंगे। अगर बाय चांस मेडिटेशन मिस हो गई तो खाना स्किप कर देना, मेडिटेशन कर लेना, किसी भी समय पर कर लेना, डाइट के ऊपर प्रॉपरली वर्क करना, और खूब 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 खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है, और खूब से भी ज्यादा आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट, meditation गुड वाला। नाइट, टेक केयर, बाय बाय। मेडिटेशन लिंक आपको आ जाएगा, रिकॉर्डिंग ग्रुप लाइफ आपको टाइम ओपन एक्सेसिबल कर है दिया। सर आज ही अपलोड किया है, तो कैसे जाने मालूम दो चलेगा? यार। जब तक मुझे मैं इस हूं कोर्स या के जब बारे तक में ये कुछ ऐप पूछना है, था। तब तक आपको रिकॉर्डिंग मिलती रहेंगी। भले मेरी टीम आपको 1 साल बोले, 3 साल बोले, मैं कभी उसका एक्सेस रिवोक नहीं करता हूँ। ओके सर, ठीक है ओके सर मुझे डिटेल चाहिए थी तो पूछना था। सर, ये सर, एक नंबर request दिया है, है कि, इसी नंबर पर किसी के पास कोई भी कांटेक्ट डिटेल ना हो तो ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। सर मेरे को सर, 16 मुझे- दिशा का ज्ञान है, और ये सब समझ है कौन से दिशा में, 16 दिशा में कौन सी दिशा है, क्या क्या है वो समझ में है, तो फिर मैं एडवांस कर सकता हूँ ना। 100% कर सकते हैं, व्हाई नॉट। पूरा ज्ञान है मेरे को, हाँ जी। ये साउथ ईस्ट ये पूरा 16 दिशाओं का ज्ञान है मेरे को पूरा। अभी क्या? सर मेरे को ये पूछना था कि एक हमें मिनट। इसमें एक्सटेंशंस भी पढ़ेंगे कि भी जो दिशाएं एक्सटेंड होती हैं उनका क्या इफेक्ट होता है, वो इसमें आएगा या सर नहीं? वो हम बेसिक में ही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसकी रेमेडी जरूर सीख लेंगे। एंड दूसरी चीज, हाँ जी मैम, हाँ जी सर बोलो। इसमें जो एंड सर हमें इसमें जो देवताज एक्सटेंडेड होंगे या होंगे, वो देवताज को बैलेंस करना भी सीखेंगे इसमें? बिल्कुल सीखेंगे सर, सर कैसे स्प्रिंग से, डिव्स से, स्टड से हम उनको बैलेंस करते हैं। सर देखिए अगेन, जैसे मैं एरोमा अपने ऑयल, प्रोफेशनल में वादा करता हूँ, कोई भी चीज नहीं रहती। हाँ जी, अरोमा ऑयल। एरोमा सर, एरोमा अगर ऑयल हमें रास्ते में रेमेडी स्नेक होगा दिखे तो सर? क्या हमें वो लैंड देखने जाना चाहिए? क्या क्या बेटा? अगर हमें रास्ते में स्नेक मिल गया, हम एक प्लॉट देखने जा रहे हैं और प्लॉट में स्नेक है, तो क्या वो प्लॉट देखना चाहिए? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा होता है। और सर वन मोर थिंग सर, मैंने ये जियोपैथी मैंने इसको प्रैक्टिकली भी किया है सर, तो मैं वो अरोमा ऑयल्स के बारे में जानना चाहती थी। इसके लिए अलग अलग से कोर्स लॉन्च करूँ क्या कोई? सर क्या वो इसी में क्यों है? चिंता कर रहे हैं? जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ लो पहले, बहुत कुछ पढ़ाऊंगा इसी में। सर ठीक है, इसमें तो जो वास्तु होगा, वो जो बड़ा है छोटा है, कोई साइड अपनी, तो वो उसमें सब आ जाएगा ना। जी सर, जी जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम। थैंक यू सर।